AIS रिव्यू नहीं किया तो ये मान के चलिए 100% आपको नोटिफाई। आईटीआर रिटर्न होता क्या है? क्या टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट हुई, आपकी एक फाइनेंशियल हिस्ट्री निकल कर आती है कि हर साल आपने कितनी कैपिटल एक्यूमुलेट की है। फिर लोगों को लगता है कि रिटर्न फाइल करेंगे तो गवर्नमेंट जो है वो टैक्स और क्लेम कर लेगी। अभी गवर्नमेंट ने जो भी लॉस चेंज की हैं, एक इंडिविजुअल के एक्सपेंस को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। व्हाट इज द वे टू कैलकुलेट? गवर्नमेंट कहती है 1,25,000 रुपए तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर कोई टैक्स नहीं। So budgeting is very important. How one should plan it? You have never calculated कि मेरा पोर्शन किसमें कितना होना चाहिए। दोस्तों, जीटी लॉग के इस पॉडकास्ट में एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम लोग इनकम टैक्स या इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में बात करने वाले हैं। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इन जनरल मॉनेटरी गेन्स को हम लोग बहुत ही अच्छा मानते हैं, पैसे का आना अच्छा मानते हैं, लेकिन पैसे के लिए जो कंप्लायंसेस करना चाहिए उससे हम सब लोग बचना चाहते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी की जो समस्या है वो बहुत सारे हम सब लोगों को सताती रहती है। जब हम लोग इस तरह के एजुकेशन की बात करते हैं तो कॉलेज में, स्कूल्स में, इवन स्मॉल फर्म्स में भी इस तरीके की इंफॉर्मेशन को सही तरीके से शेयर नहीं किया जाता है। आज का पॉडकास्ट इस एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट को लेकर के फोकस्ड है। आज हमारे पॉडकास्ट स्टूडियो में हमारे साथ में हैं सजल गोयल जी। सजल गोयल जी एक सीए हैं और को फाउंडर हैं स्पेशिया एसोसिएट्स LLP से। थैंक यू सजल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। और आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट पर बात करने वाले हैं। बिल्कुल। आप इस क्षेत्र में लगभग 15 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं और बहुत सारे मे बी डाइवर्स टॉपिक्स पे आप बात करते हैं। अपने आप में यू हैव बीन एन इंस्पायरिंग फिगर इन दिस इंडस्ट्री और मैं चाहता हूँ एक बार अपने बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में बताएं लोगों को। थैंक यू अनुराग जी फॉर इनवाइटिंग मी। मैं जैसे अनुराग जी ने बताया, मेरा नाम आई एम CA सजल गोयल और आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। और पिछले 15 ईयर से मैं बिजनेस ओनर्स की हेल्प कर रहा हूँ और इंडिविजुअल्स की हेल्प कर रहा हूँ टू हेल्प टू ग्रो देयर बिजनेसेस, टू मेक देम फाइंड कैश रिच। और स्पेसिफिकली क्योंकि आज का टॉपिक इंडिविजुअल्स के अराउंड है, उनके लिए हम लोग हेल्प करते हैं कि कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग की जाए, एक टैक्स को कैसे ऑप्टिमाइज किया जाए सो दैट कि हम उनका कैश फ्लो बढ़ा सकें और एक उनको ये सपोर्ट मिले कि वो अपने इन्वेस्टमेंट को बहुत इफेक्टिव तरीके से मैनेज कर सकें और जो उनके फाइनेंशियल डिसीजंस हैं, गोल्स हैं रिटायरमेंट पर, वो उनको पूरा कर पाए। वेरी नाइस। सजल जी, एक नंबर है, जैसे फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में लगभग 6.77 करोड़ भारतीयों ने ITR रिटर्न फाइल किया। 23-24 में वो नंबर लगभग 7 करोड़ 8 करोड़ के आसपास पहुंच गया। इसका मतलब कि नंबर ग्रोथ हो रही है। उसमें सरकार का भी एक अहम भूमिका मैं देखता हूं कि वो लोग भी इस चीज को लेकर के काफी एक्टिव हैं और वो एजुकेशन को लेकर के भी काफी एक्टिव हैं कि अपने जो मशीनरी है उनको भी समझाते हैं और साथ में जो CA कम्युनिटी है उनको भी बोलते हैं और इन जनरल लोगों के लिए भी इंफॉर्मेशन है कि आप ITR रिटर्न फाइल करिए, इससे बहुत सारे उनको बेनिफिट होंगे। बट ITR रिटर्न होता क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है? थोड़ा बेसिक क्वेश्चन है बट आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ओके, ITR रिटर्न पर आने से पहले सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है, सरकार ने ITR को लेकर ना कुछ नियम बनाए कि किसको ITR फाइल करना जरूरी है, क्या लिमिट्स हैं। तो आज की डेट में अगर इंडिविजुअल्स को लेकर मैं बात करूं तो 2 टैक्स स्ट्रक्चर चल रहे हैं जिसको हम लोग, आपने सुना होगा कि ओल्ड रिजिम और न्यू रिजिम। जी। तो ओल्ड रिजिम में उन्होंने, सरकार कहती है कि आपको 2.5 लाख रुपए तक की इनकम पर ITR फाइल करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप न्यू रिजिम में हैं तो गवर्नमेंट सेज कि अभी रिसेंट जो अमेंडमेंट आई है कि 4 लाख रुपए की रिटर्न तक की इनकम पर आपको ITR फाइल करने की जरूरत नहीं है। ये रूल अपने में ठीक है कि आपको ITR फाइल नहीं करना है, बट अगर आप ITR फाइल करते हैं, आपको ना फाइल करने से नुकसान क्या होंगे और फायदे क्या होंगे, थोड़ी इसकी बात करते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले जब ITR फाइल करते हैं आपकी ना एक फाइनेंशियल हिस्ट्री तैयार होती है कि आपने हर साल चाहे
आप 2.5 लाख कमाते हैं या 4 लाख कमाते हैं या 40 लाख कमाते हैं, आपकी एक फाइनेंशियल हिस्ट्री निकल कर आती है कि हर साल आपने कितनी कैपिटल एक्यूमुलेट की, आपकी कैपिटल, आपकी क्रेडिट वर्दीनेस पता लगती है हमें। और इनकेस अगर आपने आईटीआर फाइल नहीं करी, आपको लोन्स में जाना है, आपको वीजा अप्लाई करना है, ये सारे बेनिफिट्स से आप शायद वंचित रह जाएंगे, आप नहीं कर पाएंगे, आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। क्योंकि पिछले कुछ साल में गवर्नमेंट ने आईटीआर में इतने चेंजेस किए हैं, आप पुराने ईयर्स की आईटीआर फाइल नहीं कर सकते, तो आपके पास वो ऑप्शन खत्म हो जाता है। देन यू गो टू द सीए कि हमारा इनकम सर्टिफिकेट बना दो, समटाइम्स फ्यू बैंक्स एक्सेप्ट इट, समटाइम्स नॉट, तो ये चैलेंज होता है। दूसरा, अगर मैं बात करूं आईटीआर के लिए, लेट्स से अगर आपकी टीडीएस कटा हुआ है, बहुत सारे मैं ओल्ड एज, बहुत सारे हम लोग करीबन 2,500 से ज्यादा लोगों की हम लोग आईटीआर भरते हैं। वी सी कि पेरेंट्स शिफ्ट हो गए एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर, बच्चे नहीं रहते वहां पर, और पेरेंट्स के एफडी पर ब्याज आ रहा है, वो ब्याज है 1.5 लाख रुपए, और वो 1.5 लाख रुपए पे 15,000 रुपए का टीडीएस कट गया, क्योंकि पता ही नहीं था। कौन देखेगा कि मैसेज नहीं आते हैं बैंक से, कई बार पता नहीं लग पाता है। और वो 15,000 का, क्योंकि 1.5 लाख रुपए की इनकम पर कोई टीडीएस नहीं एप्लीकेबल होता, वो 15,000 का रिफंड क्लेम तभी होगा जब आप उसकी आईटीआर भरोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तीसरा, आईटीआर भरने से लेट से आपने कोई छोटी प्रॉपर्टी परचेज की, उस प्रॉपर्टी को परचेज करने के समय भी आपको लोन्स के लिए आईटीआर चाहिए होगी, प्लस जब ये प्रॉपर्टी आपकी इनकम टैक्स के पोर्टल पे रिपोर्ट होगी तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये पता नहीं लगेगा इस इनकम के अगेंस्ट में कॉरेस्पॉन्डिंग इनकम कहां से आई है, उसे आईटीआर का बेस चाहिए। तो अगर आपने आईटीआर इसलिए नहीं भरी कि आपका 4 लाख से कम की इनकम है या 2.5 लाख से कम है, लेकिन आपने लेट से 10 लाख की प्रॉपर्टी ली, विच इज फाइन, क्योंकि आपने पैसा इकट्ठा किया हुआ था, काफी सालों से जॉब कर रहे थे, तो वो मिसमैच आएगा, यू मे सफर नोटिस फ्रॉम द डिपार्टमेंट। तो इस वजह से मैं कहता हूँ आईटीआर अगर आपकी टैक्सेबल स्लैब में नहीं है, तब भी आप अपनी क्रेडिट वर्दीनेस और अपने फाइनेंशियल हिस्ट्री को क्रिएट करने के लिए आईटीआर जरूर फाइल करें। कॉमन मिथ्स क्या है? मतलब एक तो है कि अनअवेयरनेस है, सजल जी, मतलब पता नहीं है। मैं आपको मतलब सिंस हम सब लोग ऑर्गेनाइजेशन रन करते हैं, यू आल्सो रनिंग अ वेरी सक्सेसफुल फर्म, बहुत सारे लोग मतलब हमारे यहाँ पर मैं देखता हूँ कि जो शायद 5 लाख से नीचे वाले लोग हैं, मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो आईटीआर रिटर्न फाइल ना करो, चाहे ही हमारे यहाँ से उनको फॉर्म 26 से या 16 मिलता है, फिर भी उनको लगता है फॉर्म 16 मिल गया, दैट इज द रिटर्न। और हमारे यहाँ पे मतलब ये भी है कि ट्रेनिंग भी कराते हैं कि हाँ लोगों को इन्फॉर्मेशन पता चले कि रिटर्न क्यों इम्पोर्टेंट है। फिर भी इन जनरल मुझे लगता है कि वो रिटर्न ना फाइल करने के लिए बहुत एक्साइटमेंट नहीं है। एंड एज यू हैव राइटली पॉइंटेड आउट कि बहुत सारे मतलब इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज हैं जो आप मिस कर जाते हैं। ये सिर्फ कंप्लायंस नहीं है, बट आपके बहुत सारे जो रिक्वायरमेंट है उनके लिए भी आपकी लाइफ की रिक्वायरमेंट्स हैं, आपकी लाइफ की। और क्या क्या मिथ्स हैं, मतलब आपको लगता है कि आप तो बात करें, मतलब मैंने तो ये भी देखा है कि अभी गवर्नमेंट ने जो भी लॉज चेंज किए हैं उसमें 12 लाख रुपए की तक की इनकम पर न्यू रेजिडेंट के हिसाब पर से आपको टैक्स नहीं लगता है। टैक्स नहीं लगता है। इतने सारे केसेस, इतने सारे कॉल्स और मेल्स मेरे पास आए, सर अब क्या हमें आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं है। पहला मिथ लोगों को ये लगता है कि क्योंकि अब 12 लाख रुपए की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा तो मुझे रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको सबको बता दूं कि ऐसा नहीं है। आपको 12 लाख रुपए की इनकम पर चाहे आपका टैक्स लायबिलिटी 0 होगी, आपको रिटर्न फाइल करनी ही पड़ेगी। तो सबसे पहला मिथ मैं ये क्लियर कर दूं। और उससे पहले ये आंसर कर चुकी कि 4 लाख रुपए तक नहीं लगता, लेकिन तब भी फाइल करना चाहिए। आपकी फाइनेंशियल जो एक आपका एक हिस्ट्री तैयार होगी। दूसरा सबसे बड़ा मिथ आता है कि मेरा तो टीडीएस कट गया। दूसरा मैंने कॉमन मिथ देखा है कि सर मेरी तो इनकम जो आनी थी उस पे तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी जो एफडीज के ब्याज थे उस पे मेरा टीडीएस काट लिया, मेरी सैलरी पे टीडीएस कट चुका है, इसलिए मुझे आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं है। तो इस केसेस में भी बहुत सारे बिजनेस इंडिविजुअल्स अपनी आईटीआर नहीं फाइल करते हैं एंड दे फेस नोटिसेस कि भाई कि गवर्नमेंट को जब वो डिटेल्स नहीं मिलती है आपके कॉरेस्पॉन्डिंग इनकम के, तो आप नोटिस फेस करते हो। तीसरा मैंने कॉमन देखा है कि लोग डरते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को गवर्नमेंट से शेयर करने में। उन्हें डर रहता है कि अगर हमने आईटीआर फाइल कर दी तो गवर्नमेंट इमीडिएट हमें नोटिस भेज देगी। तो मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं होता है। अगर आपने लेजिटिमेट तरीके से प्रॉपर तरीके से अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स को चेक करके अपनी आईटीआर फाइल की है तो कोई नोटिस नहीं आते।
अगर आते भी हैं तो कुछ डिस्क्रिपेंसीज आती है जिसको आप टाइमली ठीक भी कर सकते हैं। ठीक है। तो अब सर जी एक और चीज़ है कि कैटेगराइजेशन ऑफ प्रोफेशनल्स की हाँ। बात करते हैं। कोई एक जो है सैलरीड है, Right. कोई एक कंसल्टेंट है, हम्म, कोई एक लेट अस से प्रॉपर्टी ओनर्स है, कोई एक जो रिटेलर है, छोटा रिटेलर है। फ्रीलांसिंग हाँ, करते तो हैं उसके लोग। लिए कुछ आईटीआर फॉर्म्स अलग-अलग कैटेगरी होते हैं या सबके लिए सेम तरीका है? ओके, नहीं, आईटीआर फॉर्म गवर्नमेंट ने अलग अलग हर कैटेगरी के लिए अलग अलग डिफाइन किए हैं। ओके। टोटल ये अगर मैं बात करूँ टोटल 7 फॉर्म है। आईटीआर 1 से लेकर 7 तक ये फॉर्म भी बताए गए हैं। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे इंडिविजुअल को लेकर, जो कि 1 to 4 में कवर होते हैं। इंडिविजुअल में दोनों हो गए, सैलरीड पर्सन भी हो जाते हैं, कुछ इंडिविजुअल बिजनेस ओनर्स भी आ जाते हैं, फ्रीलांसर्स भी आ जाते हैं। सो अगर मैं बहुत ब्रीफ में बात करूं, जैसे एक बेसिक फॉर्म है आईटीआर 1। आईटीआर 1 किन पर अप्लाई होगा? वो इंडिविजुअल्स जिनकी इनकम 50 लाख से कम है, वो सिर्फ सैलरी से इनकम कमाते हैं। अच्छा। नंबर 2, उनके पास 1 हाउस प्रॉपर्टी है। और नंबर 3, उनके पास अदर जो एफडीज का या बैंक का इंटरेस्ट आता है। उन लोगों को आईटीआर 1 भरना है। इसमें सबसे बड़ा चैलेंज कहां पर आता है या लोग गलतियां करते हैं? अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं और आपकी सिर्फ यही इनकम है जो मैंने आईटीआर 1 के लिए, तो आपके ऊपर ये आईटीआर 1 एप्लीकेबल नहीं होगी। तो लोग ये भूल जाते हैं कि मैं डायरेक्टर हूं, तो वो आईटीआर 1 भर देते हैं, फिर उसके बाद उन्हें कॉन्सिक्वेंस फेस करना पड़ता है, उनकी रिटर्न इनवैलिड हो जाती है। मतलब इट इज डीम्ड टू बी नॉट फाइल्ड। कि आपको पता ही नहीं है कि डायरेक्टर के केस में आईटीआर 1 नहीं एप्लीकेबल होता, चाहे आपकी इनकम वो सारी हो जो आईटीआर 1 के अंदर अप्लाई होती है, क्योंकि आप डायरेक्टर है तब आपके ऊपर अप्लाई होता है आईटीआर 2। तो आईटीआर 2 किन के लिए है? वो सारी इनकम जो आईटीआर 1 में कवर होती है। आपके मल्टीपल हाउसेस हैं, अगर आपकी रेंटल इनकम आ रही है, आपने होम लोन्स लिए हुए हैं, वो सब आईटीआर 2 में दिखाएंगे। आपके कैपिटल गेन्स, जो भी शेयर से कैपिटल गेन आपका लॉस हुआ, गेन हुआ, वो आईटीआर 2 में आएगा। और प्लस अगर आपके पास किसी अनलिस्टेड कंपनीज के शेयर्स हैं, उस केस में भी आपको आईटीआर 2 ही भरनी है। ओके। आप अगर लेट्स से किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर्स परचेज कर लेते हैं, एक तो आप बीएससी एनएससी से शेयर्स परचेज करते हैं, वो हो गए लिस्टेड शेयर्स जिसको आप नॉर्मली ट्रेड करते हैं, और बहुत सारे लोग जीरोधा डिफरेंट प्लेटफॉर्म से अपना शेयर्स परचेज करते हैं, वो दैट इज फाइन, उसमें आईटीआर 1 एप्लीकेबल हो सकता है। लेकिन आपने किसी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की हुई है किसी अनलिस्टेड कंपनीज में, तो उस केस में भी आपको आईटीआर 2 ही भरना है। जैसे इन्वेस्टर हो गया कोई, आप एज इन्वेस्टर हो गए, एब्सोल्युटली एज इन्वेस्टर हो। इन्वेस्टर आप उस केस में भी है, लेकिन वो एक लिस्टेड कंपनी गवर्नमेंट ने डिफाइन किया हुआ है, पर अनलिस्टेड कंपनी में अगर आप हैं तो आपको आईटीआर 2 भरना है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। अगर आपके पास 2 हाउसेज हैं जिसमें आपकी इनकम आती है, देन आईटीआर 2 जाएगा। और एक और है, सबके अप्लाई नहीं होता, एग्रीकल्चर इनकम। अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम भी 5,000 रुपए से ज्यादा है, तब भी आपको आईटीआर 2 में ही जाना पड़ेगा। आप आईटीआर 5,000 रुपए तक आईटीआर 1 में ले जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद आईटीआर 2 में जाना पड़ेगा। ओके। और फिर उसके बाद ये तो हो गए इंडिविजुअल्स के लिए जो सैलरीड हैं, जिनकी इस तरह से इनकम आती है, कैपिटल गेन, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम और सैलरी। फिर एक आईटीआर 3 और 4 है। आईटीआर 3 हो जाती है हमारी बिजनेसेस के लिए, जो लोग प्रोफेशनल्स हैं या कोई कॉन्ट्रेक्चुअल काम कर रहे हैं, जो नॉन टेक्निकल सर्विसेज हैं, जिनका प्रॉपर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं कि आपका टर्नओवर जिसमें सेल्स आती है, उसके कॉरेस्पॉन्डेंस आपके बहुत सारे खर्चे होते हैं, परचेजेस, सैलरी, मिसलिनियस एक्सपेंसेस, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनकर जब हम बनाते हैं तो उनके केस में आईटीआर 3 एप्लीकेबल होता है। एंड आईटीआर 4 एक बड़ा गवर्नमेंट ने छोटे बिजनेस ओनर्स के लिए बनाई है, जिनको ये लगता है कि यार हम बुक्स मेंटेन नहीं कर सकते, कौन डे टू डे बेसिस पर अकाउंटिंग करे, डेटा कंसोलिडेट करके रखे, अकाउंटेंट को बैठाए, तो उनके लिए सरकार ने दिया एक प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। तो गवर्नमेंट इसमें क्या कहती है, अगर आप प्रोफेशनल हैं या आप नॉन प्रोफेशनल हैं, अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आप अपनी टोटल ग्रॉस इनकम का 50% इनकम डिक्लेयर कर दीजिए, एंड जिसमें आपको कोई बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। लेट्स से अगर आपकी इनकम 24 लाख रुपए है प्रोफेशनल में, तो आप डिक्लेयर करते हैं कि 50% 12 लाख रुपए, क्योंकि आपको नहीं पता कि क्या खर्चे हुए, क्योंकि यू हैव नॉट मेंटेन्ड एनी रिकॉर्ड अराउंड दिस। तो आप 12 लाख रुपए की इनकम पर अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हैं, और न्यू रिज्म के हिसाब से 12 लाख रुपए की इनकम पर आपका जो टैक्स लायबिलिटी आएगा वो निल हो जाएगा। और सेम वे अगर आप नॉन टेक्निकल हैं, उनके केस में भी आप, गवर्नमेंट ने 2 रेट दिए हैं
प्रेजम्पटिव में उसमें पहला है कि अगर आपके पास कैश में भी पैसा रिसीव होता है तो आप 8% इनकम मान लीजिए। लेट से आपको 1 करोड़ रुपए की टोटल रिसीट आई तो उसका 8% पर मतलब 8 लाख रुपीस पर आप टैक्स पे कर दीजिए। अगर वो पूरा 1 करोड़ रुपए आपका बैंक में आया है तो गवर्नमेंट कहती है 6% इनकम पर टैक्स दे दीजिए। मतलब मीन 6 लाख रुपए पर आप अपना टैक्स देकर अपनी लायबिलिटी को डिस्चार्ज कर सकते हैं। सो ये 1, 2, 3, 4 ये फॉर्म्स हैं जो इंडिविजुअल्स पर एप्लीकेबल होते हैं। 1 और 2 हो जाते हैं हमारे जो सैलरीड हैं ब्रॉडली, और 3 और 4 हमारे जो बिजनेस ओनर्स हो गए, फ्रीलांसिंग इनकम, क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे सैलरीड पर्सन भी फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स उठा रहे हैं, उनको कॉन्ट्रेक्चुअल इनकम आती है, टीडीएस भी कट जाता है, तो उस केस में आपको ITR 3 या 4 के अंदर जाना। और जो 4 में है वो प्रोप्राइटरशिप वाले लोग, जो इंडिविजुअल होते हैं वो प्रोप्राइटरशिप, एक ही बात है, प्रोप्राइटरशिप में आप ही का पैन नंबर लगता है, तो उसमें प्रोप्राइटरशिप उसी में कवर हो। फिर उसके बाद है जैसे ITR 5 हो जाती है, वो जाती है आपकी LLP, पार्टनरशिप फर्म्स, इन चीजों के लिए हो जाती है। फिर ITR जो My 6 है वो कंपनीज के लिए। फिर 7 ट्रस्ट, टोटल ये ITRs हमारे पास है। अब जैसे हम लोग एज एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म 16 जनरेट करके एम्प्लॉइज को देते हैं, तो मतलब एक तो फॉर्म 16 क्या इंफॉर्मेशन कैरी करता है, और ये इंफॉर्मेशन एम्प्लॉय के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, वो इस इंफॉर्मेशन को कैसे यूज करें, फॉर्म 16 कैसे यूज करें फॉर रिटर्न। फॉर्म 16 क्या है, ये एक अंडर इनकम टैक्स रूल एक फॉर्म है जो एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय को देना होता है। इट इज ए स्टेटमेंट जिसमें आपने एम्प्लॉयर ने जो भी इनकम दी, जो भी डिडक्शंस जो हम 80C के अंदर डिफरेंट बेनिफिट लेते हैं वो डिडक्शंस दी, और उसके बाद क्या टैक्स लायबिलिटी आई, वो पूरी इसकी स्टेटमेंट हमारी फॉर्म 16 के अंदर आती है। तो इसको मैं ब्रॉडली 3 पार्ट में डिवाइड करके चलता हूँ। फॉर्म 16 का 3 पार्ट होते हैं। पहला पोर्शन होता है योर ग्रॉस इनकम, टोटल इनकम, जिसमें आपके सारे इनकम के कंपोनेंट्स आते हैं, और उस इनकम में से आपको मिलती है एग्जेम्पशंस। एग्जेम्पशंस कौन सी? HRA, आप हाउस रेंट देते हैं तो आपकी टोटल इनकम में से वो माइनस हो जाता है, जितना भी आप HRA देते हैं। उसके बाद भी कुछ और एग्जेम्पशंस होती है। अन्यूरिज्म में तो एग्जेम्पशन अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो एग्जेम्पशन वाला पोर्शन है आपका टोटल इनकम में से माइनस होता है। उसके बाद आती है हमारी डिडक्शंस, जो एम्प्लॉयर जो आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, चाहे म्यूचुअल फंड्स में, FDs में करते हैं, या आपने होम लोन लिया है, वो सारी डिडक्शंस आपकी माइनस होती है, जिसका प्रूफ आपको अपने एम्प्लॉयर्स को देना होता है। तो ये सेकंड पार्ट होता है हमारे फॉर्म 16 का। थर्ड पार्ट होता है कि उसके बेस पर क्या टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट हुई। लेट्स से आपने 20 लाख रुपए का आपका टोटल इनकम है, उसमें से आपका सारी डिडक्शंस मिलाकर आपकी 5 लाख रुपए की हो जाती है, तो 15 लाख रुपए के ऊपर आपका टैक्स कैलकुलेट होगा। जो भी लायबिलिटी होगी वो आपकी सैलरी में से हर महीने आपको सैलरी स्लिप मिलती है उसमें से माइनस होके आती है। तो फॉर्म 16 का ये ब्रेकअप होगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आपको ये चेक करना है कि जो आपको फॉर्म 16 मिला है वो ग्रॉस इनकम आपके जो आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिला है उससे मैच करनी चाहिए। कई बार क्या होता है, गलती हो जाती है कि जब फॉर्म 16 ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर है तो कई बार कुछ मिस हो जाता है, तो फॉर्म 16 की टोटल इनकम मैच नहीं करती है तो एक्चुअली जो आपको बैंक में रिसीव हुआ है, तो उसको रिकंसाइल करना आपके अपने लेवल पे बहुत जरूरी है हर एम्प्लॉय को। और इस तरह से अगर देखें तो इन जनरल व्हेन यू हैव फॉर्म 16 आप या तो खुद उसको मतलब ITR रिटर्न कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर नॉलेज एंड कॉन्शियसनेस, और या तो फिर आप एक CA को हायर करें और फिर उसको मतलब रिटर्न फाइल करें। राइट। इन मोस्ट ऑफ द केसेस सजल जी, मतलब हमने ये चीज महसूस की और रियलाइज भी की है कि जनरली लोग रिटर्न फाइल ना करने का मतलब 2 ही रीजन है कि मतलब या तो अनअवेयरनेस है, फिर लोगों को लगता है कि रिटर्न फाइल करेंगे तो गवर्नमेंट जो है वो टैक्स और क्लेम कर लेगी, या इस तरह कुछ की चीजें हैं। बट अगर हमें रोजमर्रा की स्थिति में इस चीज को अगर मैं एक एनालॉजी प्रोवाइड करूं, तो जैसे अगर हमारा फैन खराब हो जाता है या AC खराब हो जाता है, या AC की सर्विसिंग मान लीजिए, फैन खराब हो जाता है, रिप्लेसमेंट करना है, तो ऐसा नहीं कि हम कर नहीं सकते, फिर भी हम टेक्नीशियन को बुलाते हैं। इस तरह से AC की सर्विस भी ऐसे ही है कि वो आ करके चाहे वो ड्राई सर्विस कर रहा है, आकर के फिल्टर खोल करके धो ही देता है, बट हम खुद नहीं करते हैं, हम उसको 500 रुपए 1000 रुपए देते हैं और उससे कराते हैं। CA की हायरिंग में मुझे लगता है कि इंडिविजुअल हमेशा इस चीज से बचना चाहता है। ऐसा होता है सर?
हाँ, ऐसा बिल्कुल होता है, क्योंकि एक तो गवर्नमेंट बहुत अवेयरनेस फैला रही है कि हमने पोर्टल को ऑटोमेट कर दिया है, आपका फॉर्म 16 ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट होता है, बट दिस इज नॉट सफिशिएंट। इन मार्केट में बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स भी अवेलेबल हैं जो जिसमें आप अपना फॉर्म 16 डालते हैं, आपकी सारी इनकम कैप्चर हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी आप फील करते हैं या आपको पता लगता है कि आपको नोटिस आ गया। क्यों? क्योंकि सॉफ्टवेयर ने सिर्फ उतना कैप्चर किया जितना आपने उसे बताया, क्योंकि सिर्फ फॉर्म 16 ही एक डॉक्यूमेंट नहीं है, दे आर डिफरेंट थिंग जो आपको आईटीआर फाइल करने से पहले देखनी पड़ेगी। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मेरे एक क्लाइंट थे, काफी बड़े क्लाइंट थे, उनकी सैलरी 1.5 CR की थी, उनका रिटायरमेंट हुआ और उनको ग्रेच्युटी मिली करीबन 30 लाख रुपए की। तो हुआ क्या, जब उनका ग्रेच्युटी क्योंकि जनरली ट्रस्ट से आती तो उसका अलग से फॉर्म 16 आया, तो उसके अंदर जो टैक्सेबल अमाउंट लिखी हुई थी वो सिर्फ 10 लाख रुपए लिखी हुई थी, जबकि उनको मिली थी 30 लाख रुपए। और ग्रेच्युटी क्या होता है, 20 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट होती है आपकी लाइफ टाइम में, कि आप अगर अपने मल्टीपल जॉब्स में ग्रेच्युटी अगर आपने लिए तो 20 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी पर आपको टैक्स नहीं लगेगा। तो जब वो फॉर्म 16 आया, क्योंकि मेरी उनसे जब रिटायरमेंट हो रही थी, वर्बली फोन पे बात हुई थी, सर ये मेरे रिटायरमेंट फंड आएंगे। तो जब उनका फॉर्म 16 आया, टीम में जब उसे प्रोसेस किया तो 10 लाख रुपए की ग्रेच्युटी को उन्होंने एग्जेम्प्ट कर दिया, एज्यूमिंग क्योंकि 20 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट होती है। लेकिन जब मेरे पास आया तो मुझे डाउट हुआ कि यार 10 लाख रुपए की ग्रेच्युटी तो ये बन ही नहीं सकती। तो जब मैंने उनसे पूछा आपके पास एक्चुअली ग्रेच्युटी कितनी आई, तो वो 29 लाख समथिंग थी। गलती क्या हुई थी, उस कंपनी ने ग्रेच्युटी नेट अमाउंट पर बना दी कि 30 लाख में से 20 लाख माइनस करके 10 लाख रुपए का ही फॉर्म 16 इशू कर दिया। और सोचिए अगर ये रिटर्न उन्होंने ऑनलाइन भरी होती तो वहां कोई भी देखने वाला नहीं था कि 10 लाख रुपए को भी वो एग्जाम करा लेते, और एक डिपार्टमेंट को ये प्रोसेस होने के बाद आपके पास नोटिस आना 100% श्योर था, क्योंकि गवर्नमेंट को ये पता थी ये अमाउंट 30 लाख रुपए। तो इस तरह की बहुत सारी गलतियां होती हैं, और उसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो गवर्नमेंट ने पिछले कुछ सालों में इनिशिएट किए हैं, जैसे AIS, जिसको हम बोलते हैं एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, एक होता है TIS, टैक्स पेयर्स इंफॉर्मेशन समरी। AIS एक क्या स्टेटमेंट है, वो आपने पूरे साल में कहीं भी कुछ भी जो ट्रांजेक्शन की हैं, बैंक वाइज आपने प्रॉपर्टीज ली या किसी से साथ आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट किया, आपको कहीं से कोई भी इनकम आ रही है मल्टीपल सोर्सेज से, आपने कोई भी कैश जमा कराया है, वो सारी इनकम डेट वाइज आपके एनुअल AIS के अंदर रिफ्लेक्ट करेंगी। TIS उसका छोटा वर्जन है, वो आपको एनुअल समरी देता है कि लेट्स से HDFC बैंक में टोटल आपको कितना इंटरेस्ट मिला। AIS के अंदर वो आपको बिल्कुल मंथ वाइज एंट्री वाइज दिखाएगा, हर FD पे कितना इंटरेस्ट मिला, और आपने किस किस डेट्स में आपने बैंक में कैश जमा कराया, आपकी सैलरी मंथ वाइज क्या रही, ये पूरा स्टेटमेंट आपको AIS में मिलता है। और उसके अंदर FDs के इंटरेस्ट किसी भी बैंक से आपके पास आएंगे, क्योंकि ये सिस्टम अभी गवर्नमेंट की तरफ से डेवलप हो रहा है ग्रेजुअली, इसमें बहुत सारी गलतियां भी हो रही हैं। किसी के पैन की एंट्रियां भी, किसी और के पैन की एंट्री भी आपको मिल जाएंगी, तो आपको उस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। और गवर्नमेंट ईयर एंड क्लोज होने के अराउंड आपको कम्युनिकेट भी करती है मेल के थ्रू, हमने आपका AIS जनरेट कर दिया है, काइंडली उसको एक बार रीचेक करके कंफर्म कर दीजिए। और अभी इस साल तो गवर्नमेंट ने नहीं किया, लेकिन पिछले कुछ सालों से वो रेगुलर कर रहे हैं। और उसमें हमने देखा है कि इन्वेस्टमेंट की एंट्रीज मल्टीपल हो रखी है, जबकि वो इन्वेस्टमेंट उसने की भी नहीं है। देन पोर्टल आपको ऑप्शंस भी देता है कि सही ये दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट करेक्ट, देयर आर मल्टीपल ऑप्शन, दिस इंफॉर्मेशन इज पार्शियली करेक्ट, दिस इंफॉर्मेशन इज करेक्ट, और दिस इंफॉर्मेशन पर्टेन टू डिफरेंट असेसमेंट ईयर। ये इंफॉर्मेशन जो आई है ये इस साल के लिए नहीं है, किसी और साल के लिए है। जैसे कि आपको FD का ब्याज मिला मार्च के महीने में, और लेकिन वो पैसा एक्चुअली जो रिसीव हुआ आपको नेक्स्ट ईयर हुआ। मतलब मार्च में आपको बैंक ने एक एक्रू किया, मतलब आपको इंटरेस्ट बैंक में नहीं दिया, लेकिन उन्होंने आपको अपनी बुक्स में क्रेडिट कर दिया कि आपको मिलेगा, लेकिन एक्चुअली आपको मिला नहीं, आपको मिला वो अगले साल। तो आप वहां पर ये ऑप्शन दे सकते हो कि सेलेक्ट कर सकते हो कि ये जो इंटरेस्ट है मुझे एक्चुअली नहीं मिला, इसकी टैक्सेबिलिटी अगले साल आनी चाहिए। तो इस तरह की चीजें हैं बहुत सारी, और अगर आप ऐसा करेंगे तो आप उसी साल टैक्सेबिलिटी ले पाएंगे जिस साल वो आपकी एक्चुअल अमाउंट
रिसीव हुई है। तो आपको एआईएस को बहुत माइन्यूटली एक एक एंट्री को समझने की जरूरत है और देखने की जरूरत है। उसके अंदर कुछ ऐसा ना हो जो आपके लिए आपसे पर्टेन ही ना करता हो। क्योंकि अगर आपने आईटीआर सिर्फ उतनी भर दी जो जितना आपको पता है, एआईएस रिव्यू नहीं किया, तो ये मान के चलिए 100% आपको नोटिस आएगा, 100% नोटिस आएगा। सर जी, एक और चीज है, मतलब नोटिस आएगा इसीलिए लोग शायद भरते भी नहीं ज्यादा लोग। एक और मतलब मुझे लगता है कि मैं इसको दूसरे तरीके से बोलता हूँ कि जनरली जैसे जिनकी जो मंथली इनकम अगर लेट्स से 50-60 हज़ार रुपए से कम है, एक तो बाय डिफॉल्ट उनको लगता है कि 12 लाख रुपए से कम है तो उनको भरना नहीं भरना, दैट इज वन मिथ। सेकंड है कि अगर जिनकी कम है उनको लगता है कि मतलब करके भी क्या करेंगे, या हायरिंग अ सीए फॉर दिस जॉब इज अगेन मे बी आई थिंक इंफॉर्मेशन गैप। दूसरा क्या है कि बहुत सारे ऐसे टैक्स कंसल्टेंट भी हैं मार्केट में जो कि मतलब होता ना कि मतलब 500 रुपए में आईटीआर रिटर्न फाइल करा दीजिए, या इस तरह के भी पार्ट है। तो जिनकी एनुअल इनकम कम है उनके लिए वो पैसा कॉन्शियसनेस जो वो मतलब रिलेट कर सकते हैं कि एडिशनल पैसा एक आईटीआर कंप्लायंस, उनको सिर्फ कंप्लायंस दिख रहा है, उनको वो सेविंग्स और वो सब चीजें नहीं देख रहे हैं कि उससे कितना वो बना सकते हैं और सेविंग्स हो सकती हैं, कहीं से पैसा जो आया है वो टीडीएस जो सही है गलत है, क्योंकि जो आप बोल रहे हो बहुत रेलिवेंट है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी मल्टीपल सोर्स से इनकम आती है बट यू डोंट नो। एब्सोल्युटली। तो ऐसी चीजों में मतलब जैसे मैं आपको बताता हूँ, लोग आईटीआर कंसल्टेंट से भर देते हैं, जो भी, मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो कंसल्टेंट नहीं है, बट लेकिन एज ए प्रोफेशनल हमारी जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है। वी टेक द अकाउंटेबिलिटी कि अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आया है तो वो उसकी इंफॉर्मेशन प्रॉपर वेरीफाई होकर 360 डिग्री चेक होकर उससे बात होकर तभी फाइल होनी चाहिए। क्योंकि अब बाकी जिसको आपको 500 रुपए देने हैं वो 500 रुपए का ही काम करेगा, मतलब ना जितना चीनी डालोगे उतना ही मीठा आएगा। 500 रुपए मतलब उसको 5 मिनट का 5 मिनट का टारगेट है कि जो इन्फॉर्मेशन है प्रोसेस करके उसको भरना है बस। मैं आपको बताता हूँ कि अच्छा कंसल्टेंट ना रखने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। लास्ट ईयर के 2 केसेस मेरे सामने ऐसे आए। एक क्लाइंट ने क्या किया, एक प्रॉपर्टी बेची, उसी की प्रॉपर्टी थी, वाइफ की नाम पे प्रॉपर्टी थी, और ऑब्वियसली है प्रॉपर्टी जब बिकती है तो आपके पास कुछ कैश पोर्शन भी आता है। तो प्रॉपर्टी बिक गई, उसे ये बात पता ही नहीं कि जो कैश आया है उसने जाके वाइफ के अकाउंट में जमा कर दिया। प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हुई, उसके बाद कैश आया, 15 दिन के अंदर उसने कैश जमा कर दिया। आप सोच सकते हो इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा है, कितनी अथॉरिटीज आपको आके पकड़ सकती है। सबसे पहले पकड़ेगी रजिस्ट्री वाली अथॉरिटी। आपने एक बिग क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि रजिस्ट्री के इमीडिएट 15 दिन के अंदर आपके बैंक अकाउंट में कैसे 10 लाख रुपए, 7-8 लाख रुपए, कुछ मुझे आ गया फिगर, वो 8 लाख रुपए जमा होगा। तो फाइनली क्या हुआ, उस 8 लाख रुपए को हमने किसी और सोर्स से इनकम दिखाकर 8 लाख रुपए को टैक्स पे कराया, क्योंकि देयर इज नो अदर वे आउट। आप ये चीज छुपा ही नहीं सकते। और ये 8 लाख रुपए कैश जमा हुआ, ये आपके ईआईएस में दिख रहा था, या आपके टीआईएस में दिख रहा था। अगर आप इसे नहीं दिखाते और सिर्फ एक कैपिटल गेन की किसी एक कंसल्टेंट को ये भेज देते, ये प्रॉपर्टी मैंने 5-10 लाख की खरीदी थी और आज मैंने 30 लाख की बेच दी है, वो आपकी आईटीआर सिर्फ इतने की फाइल कर देगा। जब वो हमारे पास आए तो उसकी पूरी स्टेटमेंट आई, टीम ने पूरा रिव्यू किया, तो ये कैश इस बात का जमा है, पूरा एआईएस की एंट्री रिव्यू हुई, तो उसे रियलाइज हुआ कि मुझसे कितनी बड़ी गलती होगी, मुझे एक सीए को पहले ही हायर, या एक अच्छे कंसल्टेंट को पहले ही हायर करना चाहिए। मतलब आपको मैं बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूँ। एक मेरे इंडिविजुअल डॉक्टर हैं नोएडा के जी, उन्होंने बजाज फाइनेंस से लोन लिया। बजाज फाइनेंस क्या करता है, जैसे ही आपको ओडी देता है, वो 15 लाख का उसका एक प्रोडक्ट है जो सीए और डॉक्टर्स के लिए। उनको जरूरत थी 3 लाख रुपए की, लेकिन ठीक है एक लिमिट मिल रही थी तो उन्होंने 15 लाख की लिमिट ले ली। फाइनेंशियली इतना ध्यान नहीं देते थे क्योंकि बहुत बिजी रहते थे पेशेंट्स के ओपीडी वगैरह में। तो 15 लाख रुपए क्या किया उन्होंने, उनके एक्सिस बैंक के अंदर ट्रांसफर कर दिए। ये बजाज फाइनेंस का रूल है, आपको लिमिट ओपन नहीं करेगा, वो सबसे पहले पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर करेगा, देन यू रीपे। फिर आप रीपे कर दो, फिर आपको जितनी जरूरत है उसके हिसाब से अपना आगे यूज कर सकते हैं। तो उन्होंने 15 लाख रुपए पूरे ट्रांसफर कर दिए। अब हमारे डॉक्टर साहब को ये बात का एहसास भी नहीं कि 15 लाख रुपए मेरे अकाउंट में आ गए हैं, हर महीने उस 15 लाख रुपए पर उस 15 लाख रुपए में से ही ब्याज जा रहा था। ये केस था जून में, कुछ ऐसी एंट्री की उन्होंने
और जून में हम उनके ITR भर चुके थे। जब अगले साल वो जुलाई में मेरे पास ITR के लिए मिलने आए, तब मेरी टीम ने जब उनका P&L, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट बनाया, तो मैंने देखा ये इधर लोन भी खड़ा हुआ है, इधर बैंक बैलेंस भी खड़ा हुआ है, हाउ इज इट पॉसिबल, ये तो हो ही नहीं सकता। तो जब मैंने उनकी स्टेटमेंट निकलवाई और मैंने उन्हें बताया सर ये 15 में से 12.5 लाख रुपए तो आज भी अभी भी पड़े हुए हैं आपके। तो हो गया अच्छा, मैं तब से 15 लाख रुपए ब्याज दे रहा हूँ, और वो देते भी रहते, अगर वो मेरे पास नहीं आते वो 15 लाख पर ब्याज भी देते रहते। बट ऐसा कैसे हो जाता है, मतलब यू पुट लॉट ऑफ एफर्ट टू अर्न मनी, एब्सोल्युटली, है ना, और जब आपके पास वो पैसा आ रहा है देन यू आर नॉट मॉनिटरिंग इट, है ना। मैं तो मतलब ये तो एक अलग तरीके का सर्किल है जो कि एक चैलेंज भी क्रिएट करता है। लोग बिजी होते जाएंगे धीरे धीरे करके, जैसे जैसे उनकी मतलब परचेजिंग पावर या अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, और यहीं पे आकर के वो इशू भी है कि हम कैसे एक अच्छे CA को हायर करें या कंसल्टेंट को हायर करें। मतलब व्हाट आर द मे बी आई थिंक 2-3 थिंग्स दैट मे बी वन इंडिविजुअल में ही वो है। मुझे लगता है कि शायद फर्म्स के पास फिर भी यू हैव एन अकाउंटेंट, यू हैव अ सिस्टम टू अंडरस्टैंड, यू हैव मे बी आई थिंक योर को-फाउंडर, लॉट ऑफ मे बी आई थिंक सपोर्ट सिस्टम का प्रोविजन रहता है। बट इंडिविजुअल के पास में उस समय 10 घंटे का वही है जिसमें उसको काम भी करना है, जिसमें उसको कंप्लायंसेस, बिजनेस वाइज कंप्लायंसेस भी देखने हैं या इंडिविजुअल कंप्लायंसेस भी देखने हैं, और फिर फैमिली का भी ध्यान रखना है, और फिर इस तरह का जो कंपोनेंट है जनरली मिस कर देते हैं। मैं आपको बताऊं, एज ए इंडिविजुअल आपको 2-3 लोग चाहिए, एक अच्छा CA, एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर जो आपकी इन्वेस्टमेंट प्लान करे। क्योंकि प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप पैसा नहीं कमा रहे, मतलब मेरे पास लोग आते हैं कि सर वी आर मेकिंग मनी बट वी आर नॉट एबल टू मैनेज इट, और वी डोंट हैव द मनी एट द एंड ऑफ द मंथ। मतलब पैसा तो है बट लेकिन वो पैसा एंड ऑफ द डे दिख नहीं रहा बैंक में। बजटिंग का इशू है, ये बजटिंग का इशू है। मैं उनसे पूछता हूँ हाउ डू यू मैनेज, डू यू हैव बजट, कि क्या आपकी प्लानिंग क्या है, आपको कैसे करना है। वो कहते हैं कि ऐसा तो कुछ नहीं है। क्या हो रहा है, सारे डिसीजन जो हो रहे हैं वो गट फीलिंग में हो रहे हैं कि चल ठीक है ये रिक्वायरमेंट आई, ये मैं पे कर देता हूँ, ये रिक्वायरमेंट आई, चल मुझे शॉपिंग करनी, डिस्काउंट आ गए, मैं ये परचेज कर लेता हूँ, ये नया अभी आईफोन आया है, चलो मैं EMI पर ले लेता हूँ, बच्चे के लिए लैपटॉप लेना है, चलो EMI पर ले लेता हूँ। यू हैव नेवर कैलकुलेटेड कि मेरा पोर्शन किसमें कितना होना चाहिए, किस मेरा, जैसे मैं नॉर्मली एक इंडिविजुअल के एक्सपेंस को 3 पार्ट में डिवाइड करके चलता हूँ। वन इज योर नीड, सेकंड इज योर डिजायर, एंड द थर्ड इज योर फ्यूचर। नाइस, ओके। 3 पार्ट होते हैं कि आपको अपना एलोकेशन ना इस तरीके से करना चाहिए, नीड, डिजायर और योर फ्यूचर। और उसमें जो आइडियल एलोकेशन है, अगर मैं ब्रॉड टर्म में बात करूं, आपका 50 से 60% आपकी नीड में जाना चाहिए। बिटवीन 50 to 60, 50% इज आइडियल, 60% इज द अपर साइड। आपकी डिजायर 10 to 15%। जैसे अगर आप 1 लाख रुपए नेट आपका इनफ्लो है TDS वगैरह काटने के बाद, तो आपका 50 से 60 हजार रुपए नीड में जा रहा है, नीड में जाना चाहिए। इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि नीड में क्या एलोकेशन होना चाहिए। पता पड़ता है 50 की जगह 50% ही मेरा लोन की EMI जा रही है। ये बहुत कॉमन है। हाँ बिल्कुल ठीक बात। अगर आप गाड़ी और घर का लोन की बात कर लो, ये 50 से 60% हो जाता है। और अगर मैंने वाइजली डिसीजन लिया होता तो गाड़ी का जो मेरा EMI का कंपोनेंट है, इसको शायद मैं मैनेज कर पाता। मुझे 30 लाख की गाड़ी नहीं लेनी पड़ती। हो सकता है कि आज अगर मैं बजटिंग के हिसाब से चल रहा होता, मैं अभी 15 लाख की गाड़ी लेता, क्योंकि मुझे पता होता कि मेरा टोटल सैलरी का या इनफ्लो का मैक्सिमम 40% होना चाहिए जो मेरा लोन के अंदर जाए। वेरी नाइस, ओके। तो मतलब अगर किसी की सैलरी 1 लाख रुपीस मंथली है, मतलब तो 50 से 60% आपकी नीड, उस पे नीड में कुछ सब आपकी नीड, मतलब सारे खर्चे कवर होने चाहिए, सारे खर्चे कवर होने। 10 से 15% आपकी डिजायर, और 25 to 30% आपके फ्यूचर, मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट आ जाए। इन्वेस्टमेंट है इमरजेंसी फंड, ठीक है। अब नीड में मैं आपको बता दूं, मेरा खुद का अच्छा फ्रेंड, और लाख रुपए भी शायद उसी की सैलरी का मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसका मेरे पास रात को करीबन 9:30 बजे फोन आया कि भाई स्थिति बहुत खराब है, 1 लाख रुपए कमाने के बाद भी पैसा 0 है, मैं अपने क्रेडिट कार्ड की EMI या वो पे नहीं कर पा रहा हूँ। यानी हाउ इज पॉसिबल, यू लिव इन Tier 2 सिटी,
यू लिव विद इन अ जॉइंट फैमिली, और आपके, मैं तुझे जानता हूँ, तेरे खर्चे भी इतने नहीं है कि तुम बहुत ज्यादा होटल इस तरह की डिजायर्स में खर्च करते हो। सिंपली लिविंग है, सिंपल लिविंग है। तो उसने मुझे ब्रेकअप बता, मैंने मेरे से 2-3 ब्रेकअप पूछे कि हर महीने क्रेडिट कार्ड का एक्सपेंस कितना है, और जो घर से ऑफिस जाने में ट्रांसपोर्टेशन में क्या खर्च होता है। तो उसने बोला कि मैं अपनी गाड़ी से जाता हूँ, विच इज पेट्रोल वर्जन, मेरे 20,000 रुपए महीना खर्च हो जाते हैं, क्योंकि 120 किलोमीटर डेली का रन है। वो सिकंदराबाद एक लोकेशन है, वहां से डेली नोएडा आता है, सेक्टर 125, तो करीबन 60-65 किलोमीटर वन साइड पड़ता है। मैंने उसको उसी दिन थंब रूल दे दिया कि अगर तेरा ट्रांसपोर्ट का खर्चा 5 से 10%, 8% से ऊपर है, तो तेरा सर्वाइवल, तेरा कैश फ्लो क्राइसिस हमेशा बना रहेगा। ये रूल है। बिल्कुल ठीक बात है। ये रूल है। आपका होम लोन और या रेंट आपकी टोटल सैलरी का 25% से ज्यादा होना ही नहीं चाहिए। ये नीड के अंदर बता रहा हूँ, 50-60 हजार के अंदर। हाँ, जो 50-60 हजार के अंदर होना चाहिए। और टोटल सैलरी के एक्सपेंस की बात कर रहा हूँ। आपका एजुकेशन एक्सपेंस 20% से ऊपर, ये मैक्सिमम लिमिट है। लोग कई बार क्या होते हैं, अपने पीयर प्रेशर में आकर एडमिशन ऐसे स्कूल में करा देते हैं कि वहां पे आपको सर्वाइवल की दिक्कत आ जाती है। आपको लोन लेने पड़ते हैं, पर्सनल लोन लेने पड़ते हैं, आपको गोल्ड भी गिरवी रखना पड़ जाता है। ये वी हैव सीन ऑल द केसेस, बिकॉज यू डोंट हैव द प्रॉपर बजटिंग। जिस दिन आप बजट के साथ चलोगे, तब आप, ऐसा नहीं आप अपनी फ्रीडम खोल दोगे, लेकिन आप किसी भी एक्सपेंस को करने के बाद गिल्ट में नहीं रहोगे, ये मैंने क्यों किया। बिकॉज यू हैव ए क्लियर स्ट्रक्चर, क्लियर माइंडसेट कि अच्छा, मुझे ये मैं आई प्लान दिस, इस वजह से ये एक्सपेंस मेरे पास है। बजटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। और कंपनीज में तो, ये तो मैं बहुत मोटा मोटा इंडिविजुअल के लिए बता रहा हूँ, जब हम कंपनीज की बजटिंग करते हैं, वो तो इस लेवल की होती है, हम एक एक पैरामीटर को कंट्रोल करते हैं। वो तो बहुत डिटेल होती है, क्योंकि वहां पे टीम होती है, लोग होते हैं काम करने वाले। लेकिन इंडिविजुअल अगर इन 3 पैरामीटर को भी मॉनिटर कर ले, तो ही इज गोइंग टू हैव अ वंडरफुल लाइफ। वो फाइनेंशियल फ्रीडम भी अचीव करेगा, कैशलेस भी रहेगा, और वो अपनी सारी नीड डिजायर को पूरा भी कर पाएगा। वेरी नाइस। आई थिंक कंपनीज के लिए लेवल पे तो मुझे लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है, वो ज्यादा तो है, मैंडेटरी है। मतलब मैंडेटरी तो दोनों के लिए है, बट लेकिन उनके लिए तो वो सर्वाइव ही नहीं कर सकती। बहुत सारे लोगों की जो लाइफ है वो भी कंपनी पर डिपेंड करती है, क्योंकि आपको सबको देखना है। जी, बिल्कुल। कंपनी की बजटिंग में जब हम बात करते हैं, लोगों को ये पता ही नहीं कि मुझे इन्वेंट्री कितनी होल्ड करनी है, मेरे डेटर्स का लेवल क्या होना चाहिए, मेरे क्रेडिटर जो वेंडर्स हैं उनका लेवल क्या होना चाहिए, मेरी सेल्स के अगेंस्ट में मेरी सेल्स का सैलरी का परसेंटेज क्या होना चाहिए। या मल्टीपल फैक्टर जब हम कंपनीज पे आती है तो डिस्कस। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक और चीज है सर जी, जैसे ITR रिटर्न फाइल हो गया, उसके बाद भी कुछ मतलब वेरिफिकेशन की प्रोसेस है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि मतलब ITR रिटर्न सही ना फाइल हुआ हो, ऐसा भी। एब्सोल्युटली, मतलब ITR फाइल करने के पहले 120 डेज की लिमिट होती थी। 120 दिन के अंदर आपको ITR अपने आधार कार्ड OTP से वेरीफाई करना होता था। नाउ दे हैव रिड्यूस्ड टू 30 डेज। अगर 30 दिन के अंदर, जिस दिन आपने ITR फाइल की और 30 दिन के अंदर आपने अगर उसको वेरीफाई अपने आधार OTP से नहीं किया, आपकी रिटर्न इनवैलिड हो जाएगी। मतलब इट विल बी डीम्ड कि आपने वो ITR फाइल ही नहीं की है। और आपको, हालांकि अब कम्युनिकेशन मेल पर आती ही है डिपार्टमेंट की तरफ से कि आपकी ITR प्रोसेस हो गई है, आपका रिफंड प्रोसेस हो गया है, या कोई क्वेरी भी लगी है, तो आप उसको अपने पोर्टल पर चेक करते रहिए। कई बार क्या होता है कि मेल्स आपके स्पैम में चली जाती हैं या अपडेट्स में चली जाती हैं, तो प्राइमरी मेल में नहीं आ पाती हैं। तो पोर्टल को लॉगिन करके रेगुलर बेसिस पे चेक कीजिए। नॉर्मली विद इन मंथ ही आपकी ITR प्रोसेस हो जाती है अब इंडिविजुअल की, लेकिन अगर नहीं हुई है उसको रेगुलर चेक करते रहिए, सो दैट कि अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है, कोई डिपार्टमेंट ने क्वेश्चन पूछा है, तो आप उसका अकॉर्डिंगली आंसर कर पाए। वेरी नाइस, ओके। और एक और चीज है कि जैसे हम लोग रिजीम चेंज की बात कर रहे हैं ना, कि पुराना एक ओल्ड रिजीम जिसमें कि हम टैक्स सेविंग की बात करते थे, एक न्यू है उसमें कि टैक्स सेविंग नहीं, उसमें फ्लैट स्ट्रक्चर है डिडक्शन का। तो अब जैसे जब न्यू रिजीम है, तो आई एम श्योर लाइक कि धीरे करके वही मैंडेटरी भी मैंडेटरी होगा, लोगों को कन्वीनियंट भी लग रहा है। हाँ, तो टैक्स सेविंग का प्रोविजन आपको लगता है कि धीरे करके कम होता जाएगा, या वैसे ही रहेगा जैसे 80C है, 80D है, 80E है, ये सब प्रोविजंस में लोग, बहुत सारे लोग, इवन म्यूचुअल फंड भी जो कि 80 ये DSC के कैटेगरी में आते हैं, उसको लोग खरीद लेते हैं ताकि टैक्स सेव हो सके। बट विल इट बी हैविंग सेम इंपॉर्टेंस व्हाट दे हैव टुडे? मैं ना इसके बैकग्राउंड में जाता हूँ कि ये ओल्ड रिजीम
हाँ। पहले तो यही स्ट्रक्चर था, ओल्ड रिजीम तो न्यू रिजीम आज बात कर रहे हैं। हाँ, हाँ। पहले जो स्ट्रक्चर था वो उसमें डिडक्शंस क्यों आई, क्योंकि उन्होंने हेल्थ के बारे में दिया, उन्होंने बोला कि आप LIC में पैसा लगाओ या इंश्योरेंस में पैसा लगाओ, क्योंकि इंडियन जो कल्चर रहा है वो इस तरह से इन्वेस्टमेंट वाला कल्चर कभी भी माइंडसेट रहा ही नहीं है। इंडियन कल्चर कभी भी इस तरह के इन्वेस्टमेंट का नहीं रहा। तो लोग घर पे ही सेव करते थे, अपनी नीड्स बहुत लिमिटेड थी, उसी में ही ऑपरेट करते थे। हाँ, बिल्कुल ठीक बात। तो गवर्नमेंट को बेनिफिट देने पड़े कि आप अपने होम लोन लो, हम आपको उसमें से आपके इंटरेस्ट का भी और आपके प्रिंसिपल का बेनिफिट दे देंगे। जैसे ये बेनिफिट लोगों को मिला कि हाँ मेरा टैक्स कम हो रहा है, लोगों ने प्रॉपर्टी खरीदनी शुरू कर दी। लेकिन आज गवर्नमेंट को देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोगों की कमाई का लेवल बढ़ चुका है, लोगों की स्पेंडिंग पावर बढ़ गई है। तो गवर्नमेंट कहती है कि अब न्यू रिजिम में इस ऑप्शन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि लोग अब अवेयर हो गए हैं कि हाँ मुझे प्रॉपर्टी खरीदनी है अपने इन्वेस्टमेंट के लिए या रहने के लिए। सेम वे आपका हेल्थ इंश्योरेंस कभी आज भी बहुत बड़ा पोर्शन, अगर आप कैलकुलेट करोगे, आप IRDA का डेटा निकालोगे, बहुत कम परसेंटेज है जो आज की डेट में इंश्योर्ड है। ये आयुष्मान स्कीम्स आई है, गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन अगर आप Tier 2 Tier 1 सिटीज में देखोगे, दे आर वेरी लिमिटेड पीपल जो आज भी इंश्योरेंस लेते हैं। तब ये गवर्नमेंट स्कीम लाई उनको बेनिफिट करने के लिए, आप हेल्थ इंश्योरेंस लो, अवेयरनेस फैलेगी, हम आपको टैक्स का फायदा देंगे। बट लेकिन ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या हो रहा है कि लोग अवेयर हो रहे हैं, लोग इन्वेस्टमेंट खुद कर रहे हैं, लोगों की स्पेंडिंग पावर बढ़ रही है, लोग SIPs चलाते हैं, खुद इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो आज गवर्नमेंट को ये लगता है कि इन सारे बेनिफिट्स की देने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने जो टैक्स का स्ट्रक्चर बनाया वो इस तरीके का बनाया कि विद डिडक्शन और विदाउट डिडक्शन जो उन्होंने रेट्स प्लान किए, उसमें आपको कंपेरेटिवली या तो बराबर टैक्स पड़ रहा है या कुछ मार्जिनल आपको बेनिफिट मिल रहा है। तो इस वजह से ये दोनों स्कीम आई। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और क्या है, मेरे पास जो रेगुलर कॉल्स आती हैं या लोग मेल्स करते हैं कि सर मैं वो ना कंपनी में मैं डिक्लेरेशन दे रहा हूँ, मैं ओल्ड रिजीम सेलेक्ट करूँ या न्यू करूँ। ये कॉमन क्वेश्चन है, ये आप मतलब यहाँ पे जितने व्यूअर सुन रहे होंगे ये भी इस बात से परेशान होंगे कि कंपनी में डिक्लेरेशन देनी है, क्योंकि अभी जुलाई है या जब जनवरी आएगा उनको बताना पड़ेगा कि तो अभी आपको जो ठीक लगता है आप ओल्ड कर लीजिए या न्यू कर लीजिए, जहां पे आपको फायदा मिल रहा है। क्योंकि एक्चुअली डिसीजन तब होगा जब आप ITR फाइल करेंगे, क्योंकि आपको ITR के अंदर सेलेक्ट करना है कि मैंने न्यू रिजिम से फाइल की है या ओल्ड से करी है। आपने एम्प्लॉयर को क्या डिक्लेयर किया है वो उसके बेस पे आपके टैक्सेस काट लेगा, लेकिन फाइनल डिसीजन आपके ITR में होगा। एंड यू कैन चेंज दिस रिजिम एवरी ईयर। अगर आपकी कोई फ्रीलांसिंग इनकम वगैरह नहीं है, कोई बिजनेस से इनकम नहीं आ रही है, तब आप इस रिजिम को हर साल चेंज भी कर सकते हो। लेट्स से अभी आपका होम लोन नहीं है और आपको लगता है कि न्यू रिजिम मुझे ज्यादा बेनिफिशियल है, नेक्स्ट ईयर आपका होम लोन आ गया। होम लोन में आपको लगता है कि अब मेरे लिए ओल्ड रिजीम ज्यादा फायदेमंद होगी, क्योंकि मैं 2 लाख रुपए की इंटरेस्ट की डिडक्शन और 1.5 लाख रुपए का प्रिंसिपल का बेनिफिट ले लूंगा। तो यू कैन ऑप्ट दी ओल्ड रिजीम। तो ये दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं एवरी ईयर, अभी है, अभी एक्टिव है, आप चूज कर सकते हो एवरी। ओके। और मतलब अगर कैपिटल गेन पर्सपेक्टिव से देखें तो मतलब जैसे आज के टाइम में इंडिविजुअल इवन समवन इज वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, वो म्यूचुअल फंड के लिए ऑप्ट कर रहा है क्योंकि इस तरह के पोर्टल्स अवेलेबल हैं, है ना, या इस तरह के जो स्टॉक ऑप्शंस हैं, या किसी के घर की प्रॉपर्टी अगर सेल हुई है मान लीजिए, तो उस तरह के जो कैपिटल गेन कंपोनेंट हैं, मतलब हाउ वन शुड प्लान इट, ताकि कैपिटल गेन जो है वो मतलब उसको ऑप्टिमाइज तो किया नहीं सकता, जो है वो है, उसके हिसाब से टैक्सेशन भी उस हिसाब से आएगा। मतलब व्हाट इज द वे टू कैलकुलेट? इसमें 2-3 चीजें हैं। एक तो आपने बोला ऑप्टिमाइज नहीं किया जा सकता, ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। हर साल करीबन 12-15 हजार रुपए अपने टैक्स में बचा सकते हो। अगर आप लेट्स से आपका हर साल एक कैपिटल गेन बना जो कि आपने मतलब शेयर अभी सेल नहीं किए, तो गवर्नमेंट कहती है 1,25,000 रुपए तक के कैपिटल गेन पर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर कोई टैक्स नहीं है। अगर आप 2 लाख रुपए का कैपिटल गेन कमाते हैं तो सिर्फ 75,000 रुपए पर 12.5% लगेगा। 1,25,000 इज एग्जेम्प्ट। अच्छा, तो बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है? प्रॉपर टैक्स प्लानिंग। आप हर साल, अगर आपको बेचने भी नहीं है, आप इतने रुपए के शेयर बेच दो कि 1,25,000 रुपए का कैपिटल गेन आप हर साल बुक कर लो। अगर वो शेयर आपको 5 साल बाद बेचने पड़ेंगे तो पूरा कैपिटल गेन उस साल टैक्सेबल हो जाएगा। अब हर साल अगर आप बेचते रहेंगे तो 1,25,000 रुपए की
इनकम को आप टैक्स फ्री करके अपने कैपिटल में इंक्लूड कर सकते हैं। हम्म, ये सब जो लोग नहीं करते हैं, और मैं बार बार लोगों को एडवाइस भी करता हूँ इस चीज़ के लिए कि हर साल 1.25 लाख रुपए का कैपिटल गेन जरूर बुक करना। मतलब बट होगा तभी होगा ना। हाँ, मतलब ऑब्वियस, मतलब लोगों को कैपिटल गेन होती है क्योंकि मार्केट ग्रो कर रहा है। इन लास्ट फ्यू ईयर पीपल आर मेकिंग मनी, लोग स्टॉक मार्केट से पैसा कमा रहे हैं अभी। क्योंकि 1.25 लाख तो एग्जेम्प्टेड है, क्योंकि 1.25 लाख तक एग्जेम्प्टेड है, तो Exempted उसको तो बुक कर लें हर साल। आपको जैसे 3 साल बाद शेयर देखने पड़े और जिसपे आपका कैपिटल गेन समथिंग 3-4 लाख रुपए आएगा, लेकिन आपने हर साल उसको 1.25 लाख रुपए बुक कर दिए। और अगर मतलब जैसे मार्केट इतना टर्बुलेंट फेज से गुजर रहा है, जैसे अभी हाँ, यूएस से आ गया, तो अब इस वाले केस में जो पैनिक सेल्स का ऑप्शन होता है उसमें क्या तरीका है, मतलब टैक्स मतलब ये देखो, आपका मतलब लॉसेस बुक कर लिया आपने, लॉसेस बुक कर लो, उस केस में आपको लॉसेस का अगले 8 साल तक आपको बेनिफिट मिलेगा। ओके, आप उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कंसल्टेंट क्यों चाहिए। जब आपको ऐसा नहीं है कि हर साल आपको प्रॉफिट आएगा, आपको काफी सालों में आपको लॉसेस भी मिलेंगे। मैक्सिमम मैंने रिटर्न देखी है, वो लॉस आईटीआर में लोग फाइल करते समय तो डालते हैं, लेकिन अगले साल उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करते आईटीआर। और अगर आपने वो लॉस अगर कैरी फॉरवर्ड नहीं किया, वो आपका डेट लॉस हो गया, उसी साल खत्म हो गया। जब हम लोग आईटीआर भरते हैं तो हम पूरे साल, पिछले 7 साल का ट्रैक रखते हैं कि वो लॉस हर साल कैरी फॉरवर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है। जिस साल मेरा प्रॉफिट आएगा, मैं उस लॉस को वहां से एडजस्ट कर लूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब व्यूअर्स के लिए। अगर आपने लॉस कमाया है, उसको कैरी फॉरवर्ड जरूर करो अपनी आईटीआर की। वेरी नाइस। एक और चीज है सुनील जी, जैसे आज के टाइम में देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड साइड हसल फॉर द एम्प्लॉइज। एक आपने टर्म सुना होगा, मून लाइटिंग, हाँ, जैसे आईटी सेक्टर में बहुत ही कॉमन है, तो जॉब भी कर रहे हैं और हाँ, तो डिफरेंट प्रोजेक्ट। हाँ, तो एक तो वो कंपनी अपना फॉर्म 16 दे रही है, बट जब वो आईटीआर फाइल करते हैं तो उसमें जो मून लाइटिंग के टाइम का जो साइड हसल गेन है, वो वाला गेन आईटीआर के टाइम में कैसे उसको वो दिखाएं, क्योंकि बड़ी कंपनीज क्या ट्रैक भी करती हैं that you should not have the more than one form 16, more than one form 16, right। मतलब कंपनियां ट्रैक कर सकती हैं, लेकिन गवर्नमेंट ट्रैक नहीं करती। वो तो सिंपल ये कहती है, भाई तूने जो कमाया उस पर टैक्स। तो उनका मॉडल वही है। आई नो फ्यू पीपल जो मून लाइटिंग करते हैं, दे आर इन एम्प्लॉयमेंट विद मोर देन 3 कंपनीज एट ए टाइम, और उनके 4 फॉर्म 16 आते हैं। और क्योंकि पीएफ से भी बाहर हो जाते हैं, क्योंकि पीएफ की एक लिमिट है 21,000 के ऊपर, यू हैव द ऑप्शन टू वांट टू अडॉप्ट और नॉट। तो आपकी पीएफ की भी एंट्री नहीं जा रही कि पीएफ डिपार्टमेंट आपको चेक करे कि आपके 3 जगह से पीएफ कैसे आ रहे हैं आपके, तो वहां से भी आप बच जाते हैं। तो आपकी सिर्फ इनकम रह जाती है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आई हैव नॉट सीन कि उन्होंने कभी इस चीज को लेके क्वेश्चन किया है कि सेम पीरियड में आपने 4 एम्प्लॉयमेंट या 2 एम्प्लॉयमेंट कैसे की। तो पीपल आर डूइंग, बट प्रॉब्लम ये हाउ दे आर एबल टू मैनेज 4 एम्प्लॉयमेंट, दैट इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। हाँ, मतलब वो तो सुपर मतलब मुझे लगता है आर्टिफिशियल, मुझे लगता है वो एआई ही होगा। बिल्कुल ठीक है। एक और रिसेंट ट्रेंड है सजल जी, जैसे यू माइट हैव हर्ड कि दुबई जो है वो एक नया डेस्टिनेशन बन रहा है। तो जैसे कोई एम्प्लॉय मान लीजिए यहाँ से वहां डिपोटेशन के लिए भेजा, अब वो वहां पे टैक्स, उसका एनुअल जो टैक्स है वो 5% है या नील है ऑलमोस्ट, इनकम टैक्स की बात करूं, मतलब वहाँ किसी भी कंट्री में गया उसके हिसाब से वो टीडीएस टैक्स कट रहे हैं, तो और वो यहाँ पे भी उसको आईटीआर फाइल करना हो बिकॉज वो यहाँ से वहां पे गया है। हालांकि मुझे लगता है कि व्हाट इज द मेथड टू कैलकुलेट द टैक्स फॉर समवन जो कि जैसे जर्मन है, कोई जो इंडिया में काम कर रहा है, या कोई यहाँ से जर्मनी में काम कर रहा है। तो सैलरी के लिए लेकर गवर्नमेंट ने बहुत स्पेसिफिकली बोला है, सैलरी का टीडीएस वहां कटेगा जहां पर आपने सर्विस की है। अच्छा, बिजनेस के लिए ऐसा नहीं है। बिजनेस के लिए आपके रेजिडेंशियल स्टेटस के बेस पर आपकी ग्लोबल इनकम चेक होगी, लेकिन सैलरी के लिए वेयर यू हैव सर्व्ड, सेक्शन 917 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट है, जिसमें उन्होंने बहुत स्पेसिफिकली बताया है कि द सैलरी इज टैक्सेबल वेयर यू हैव सर्व्ड। अगर कोई जर्मन इंडिया में आकर जॉब करता है तो उसकी जापानीज सैलरी
और जो यहाँ पर जर्मन इंडिया में सैलरी है वो टैक्सेबल हो। लेकिन कुछ फैक्टर्स और हैं कि क्योंकि वो यहाँ पर सर्विस कर रहा है, तो जर्मनी में अगर उसका एम्प्लॉयर, कई बार क्या होता है कि जिसे हम बोलते हैं एक्सपैट्रिएट और रिवर्स एक्सपैट्रिएट, राइट, जो जर्मन यहाँ पर आते हैं वो होते हैं हमारे एक्सपैट्रिएट, और जो इंडियंस बाहर जाते हैं कंपनी से डेप्यूटेशन पे उनको हम बोलते हैं रिवर्स एक्सपैट्रिएट। तो जब एक्सपैट्रिएट यहाँ पर आते हैं तो उनकी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल हो जाती है, क्योंकि लॉ ये है कि सर्विस जहां पर आपने की है वहां पर आपकी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। तो उनकी जर्मन में भी अगर उनका एम्प्लॉयर सैलरी दे रहा है तो भी वो इंडिया में टैक्सेबल होगी। क्योंकि मेरा इनिशियल 5 इयर्स मैंने होंडा कार्स में दिए थे, तो एक्सपैट्रिएट टैक्सेशन मैंने बहुत क्लोजली मॉनिटर किया है, मैनेज किया है, तो आई अंडरस्टैंड ऑल दो दी नॉन रेजिडेंट मैटर बहुत वेरी डीपली। तो हम लोग ये सारी चीजें तो इसमें मतलब जो टैक्स है वो जर्मन गवर्नमेंट को भी मिलेगा और इंडियन गवर्नमेंट को भी मिलेगा, या हाँ, उसमें प्रोविजंस हैं कि अगर जर्मन गवर्नमेंट ने कोई टीडीएस काटा है तो उसका क्रेडिट इंडियन गवर्नमेंट ले सकती है। इंडियन गवर्नमेंट इंडियन जब वो जर्मन अपनी आईटीआर इंडिया में भरेगा तो उसका क्रेडिट वो ले सकता है। बट जर्मन को आईटीआर इंडिया में भरना पड़ेगा? हाँ, एब्सोल्युटली 100% भरना है, क्योंकि वो डेपुटेशन पे, क्योंकि डेपुटेशन पे वो इंडिया में ही इज मेकिंग मनी, द सैलरी इज क्रेडिट either Indian account or his NRE account. Anyhow, he has to file the return. It applies to all, चाहे वो कंपनी भी है, अगर इंडियन कंपनी ने किसी फॉरेन कंपनी को या अपनी होल्डिंग कंपनी को कुछ इनकम दी है तो उसको वो, बट वो डबल टैक्सेशन नहीं है, डबल टैक्सेशन नहीं, क्योंकि वो वहां भी टैक्स दे रहा है, यहाँ भी टैक्स दे रहा है, तो वो जो वहां पर टैक्स दे रहा है उसको क्रेडिट मिल जाएगा, उसे क्रेडिट मिल जाएगा, तो टैक्सेबिलिटी आएगी, उसे फाइल करना पड़ेगा। और लेट से अब एक और अभी रिसेंट जैसे कंपोनेंट है यूएस में जो लोग काम कर रहे हैं, इफ दे सेंड द मनी टू इंडिया टू देयर रिलेटिव और टू देयर पेरेंट्स, तो उसमें जितना भी रेमिटेंस है उस पे 1% का टैक्स यूएस गवर्नमेंट लेगी, राइट, है ना? तो उसमें उनका जो टैक्सेशन कंपोनेंट है वो कैसे, मतलब हाउ डू यू वो जो, हाँ, इसमें क्या हो रहा है कि जो रेमिटेंस, सबसे पहले 2 कंपोनेंट हो गए कि जो पैसा रेमिटेंस हुआ मेरे पेरेंट्स के पास या मेरे जो इनकम टैक्स में एक रिलेटिव की डेफिनेशन है उसमें किसी के पास, तो अमाउंट वो टैक्सेबल नहीं है उनके हैंड में, जो रेसिपिएंट है उनको हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। अब ये वही विद है, इंडिया से भी अगर आप बाहर कोई रेमिटेंस करेंगे तो आपका टीडीएस कटेगा, लेकिन जब आप अपनी आईटीआर फाइल करेंगे तब उसका उस अमाउंट का आप क्रेडिट, मतलब एक तरह से आपका एडवांस टैक्स जमा हो गया, उसका आप क्रेडिट ले सकते हैं। आपकी कोई लायबिलिटी होगी वहां से एडजस्ट हो जाएगा, अगर कोई लायबिलिटी नहीं होगी यू विल गेट द रिफंड, आपको रिफंड मिल जाएगा। सेम वे इट अप्लाइज टू, अगर वहां से रेमिटेंस हुई है तो वहां पर अगर उनका 1% टीडीएस या विद होल्डिंग टैक्स जिसे हम बोलते हैं वो हुआ है, तो उसका जब वो अपनी आईटीआर जो भी उनका फॉर्म है, जो सिस्टम है यूएस गवर्नमेंट का, जब वो फाइल करेंगे वहां पर उसको उनका इनपुट मिल जाएगा। और यहाँ पे उनको फाइल करने की, यहाँ पे उनको इस चीज के लिए रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो उनकी अर्निंग है, ये चीजें जस्ट, हाँ, ये नोटिस आ सकता है कि ये पैसा क्यों आया है, देन वी कैन शो द अमाउंट बीइंग ट्रांसफर फ्रॉम माय सन अकाउंट, डॉटर अकाउंट। इट जस्ट नॉर्मली आई हैव नॉट सीन कि इस रेमिटेंस के केस में नोटिस आए। नोटिस किस बात पर आ रहे हैं लोगों को, मैं अगर कोई नॉन रेजिडेंट है वो इंडिया में अपने नाम पे प्रॉपर्टी ले रहा है, जैसे किसी ने 1 करोड़ रुपए अपने, अभी 2 साल पहले ही हम लोगों ने केस किया था, दुबई के हैं, उन्होंने अपने भाई के साथ एक नोएडा में प्रॉपर्टी खरीदी 3 करोड़ रुपए की, जिसमें 1.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट दुबई वाले भाई का था। दुबई वाले भाई को दुबई में नोटिस पहुंचा, दुबई गवर्नमेंट ने उनको नोटिस दिया, इंडियन गवर्नमेंट, दुबई में टैक्सेस भी बहुत लाइट है, नील ही है ऑलमोस्ट, कि आप सोर्स ऑफ इनकम बताओ कि इंडिया में ये प्रॉपर्टी आपने कैसे खरीदी। फिर जब नोटिस आता है तो सिर्फ एक पॉइंट पर नहीं आता, उन्होंने कुछ अपनी बेटी के नाम पर LIC ले रखी थी, उन्होंने शायद एक गाड़ी भी खरीदी थी, और 2-3 चीजों को उन्होंने पॉइंट बनाकर नोटिस भेज दिया, और पूरा हमें मतलब 1.5 साल लगा उस पूरी जर्नी में डिपार्टमेंट के साथ फॉलो अप करने में, ये प्रूव करने में कि भाई मैं वहां पर डॉक्टर हूँ दुबई में, मैं इतना कमाता हूँ, मैंने ये पैसा वहां से रेमिटेंस किया है, और ये सारी चीजें वहां से ली गई। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत होती है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आईटीआर, क्योंकि उन्होंने आईटीआर भी फाइल नहीं करी थी इंडिया में, जो उनके फंड्स बैंक अकाउंट में रखे हुए थे उस पर जो उनको इंटरेस्ट आ रहा था, तो अगर वो रिटर्न फाइल कर दी होती तो फिर भी काफी हद तक वो चीजें मैच कर जाती हैं कि अच्छा आपने एक आईटीआर फाइल की,
जब वहां पे बिल्कुल ब्लैंक होता है हम्म, तब गवर्नमेंट एकदम नोटिस भेजती है कि यार यार इसने प्रॉपर्टी तो ली, कुछ दिख ही नहीं रहा इसके अराउंड, हम्म, कुछ दिख ही नहीं रहा इसके अराउंड। हम्म। तो इसलिए ये अच्छा चीजें, सजल जी, मान लीजिए हम अपने किसी एक एम्प्लॉय को लेट्स से दुबई हाँ, डिप्यूट करते हैं, हम्म, तो और उसका जो आईटीआर है वो तो इंडियन गवर्नमेंट और उसके हिसाब से वो जाएगा, जैसे आपने बताया कि हाँ, जो भी सोर्स ऑफ इनकम है उसके हिसाब से करना है। वहां के लिए क्या लायबिलिटी है? क्योंकि अब दुबई के लॉ वहां देखने पड़ेंगे, जो इनकम उसको हमने सैलरी के यहाँ से दी है। हाँ, मान लीजिए यहाँ से दी है, लेकिन ये भी है कि वहां पे अगर ऑर्गेनाइजेशन को खोलना है तो वहां पे ही लोकल, लोकल आपको, कि वहां पे आपको सैलरी देनी तो पड़ेगी, सैलरी जहां से देनी होगी उसके वो वहां पर हिसाब से, टैक्सेबल होगी। यस यस। तो दोनों तरफ से उसको, नहीं, अब मैंने इनिशियली बोला था कि हम्म, सर्विस, जहां पर आपने सर्विस दी है वहां पर टैक्स लगेगा। हम्म, इस केस में आपने दुबई में दिए तो वो उस अमाउंट पर अगर आपने लेट से अपनी होल्डिंग कंपनी को एक फंड भेजा, चाहे लोन की शेप में या इक्विटी की शेप में, हम्म, उस फंड से आपने सैलरी दी। हम्म, अब वो सैलरी उस इंडिविजुअल के लिए इंडिया में सिर्फ वो अमाउंट टैक्सेबल होगी जो उसने इंडिया में कमाया है। लेट से कोई एफडी का ब्याज है, कोई कैपिटल गेन है या प्रॉपर्टी, लेकिन सैलरी इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि हाँ, सर्विस वहां आउटसाइड इंडिया होगी। ओ, ये मतलब ये साइन, ये कॉन्सेप्ट बहुत डीप है, इसमें मल्टीपल लेयर। तो अभी हम बात डिस्कस करें तो मैं एक जस्ट एक आपको क्रक्स मैं दे रहा हूँ दैट कि इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ, तो वो टैक्सेबिलिटी क्योंकि नहीं वो आएगी। बिजनेस के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये, हाँ, क्योंकि जो लोग एक्सपैंड करना चाह एक्सपेंड रहे कर रहे हैं हैं। उनके लिए भी ये पार्ट है कि हाउ दे शुड टेक केयर ऑफ देयर एम्प्लॉइज। हाँ, तो उस केस में टैक्सेबिलिटी एक ही जगह आएगी, लेकिन बाहर से इंडिया में बंदा आया है तो उसका उसे इनपुट मिल जाएगा, तो ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होगी। ग्लोबल इनकम टैक्सेबल करने के लिए भी कुछ रूल्स हैं कि आपका स्टे ऑफ इंडिया 182 डेज, सम एडिशनल कंडीशन वो आपको फुलफिल मिनिमम जो है करना है। मिनिमम फुलफिल करनी है। और अगर कोई आईटीआर रिटर्न जो है वो डिले कर जाता है, मिस कर जाता है, मान लीजिए कोई ट्रैवल कर रहा है, हाँ, तो तो मतलब ड्यू डेट जैसे 31 जुलाई है फॉर, हालांकि इस साल के लिए वो 15 सितंबर एक्सटेंड हो गई बिकॉज न्यू फॉर्म्स आर कमिंग, सो ही गेट्स सम मोर टाइम टिल मार्च। वो विद सम पेनल्टी अपनी आईटीआर फाइल कर सकता है, लेकिन उसमें भी कंडीशंस हैं, वो लॉस की रिटर्न फाइल नहीं कर सकता। हाँ, ओके, हाँ, वो लॉस की रिटर्न फाइल नहीं कर सकता। इनकम हैज टू बी फाइल द इनकम रिटर्न ओनली, तो फाइल हो सकती है, लेकिन उसमें भी लिमिट्स है, आप एक साल के बाद आईटीआर फाइल नहीं कर सकते। 1 साल तक कर सकते हैं, 1 साल तक कर विद सकते हैं। पेनल्टी। हाँ, विद जो पेनल्टीज हैं जो कुछ delay आपको देनी होंगी, उसके बाद आप नहीं फाइल कर सकते। आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है, आप अपनी कंप्यूटेशन बनाइए, उसमें जो भी टैक्स लायबिलिटी अगर बन रही है तो बस उसको आप चालान से जमा करा के अपना चालान रख लीजिए। इन केस कभी डिपार्टमेंट आपसे मांगेगा तो वो आपके लिए विंडो ओपन करता है आईटीआर फाइल करने की। तो आप जब आईटीआर फाइल करेंगे तो आपकी इनकम के अगेंस्ट में जो टैक्स लायबिलिटी है वो मैच होगी, तो फिर आपकी कोई फर्दर पेनल्टी नहीं आएगी। एंड देन गवर्नमेंट ऑल्सो अंडरस्टैंड, हाँ ठीक है, देयर कुड बी मल्टीपल रीजन जिसकी वजह से वो आईटीआर मिस हो गई। ओके, मतलब देयर इज स्टिल सम स्पेस, और देयर इज स्पेस, लेकिन स्पेस क्या होता है, अगर गवर्नमेंट नोटिस भेजता है तो सिर्फ वो आईटीआर नहीं मांगता, फिर वो आपका पूरा पोस्टमार्टम करेगा। दे विल आस्क मल्टीपल थिंग्स कि आपने प्रॉपर्टी परचेज की, ये क्वेश्चन ये रहेगा आपके पास, तो यू हैव टू आंसर, यू हैव टू कंसल्ट, you have to hire a consultant to get all those answer and submit all the replies. अच्छा सजल जी, एक और चीज है, जैसे से हम लोग टेक्नोलॉजी साइड में बेहतर हो रहे हैं, एआई भी जैसे लेटेस्ट फिनोमिना है, हर चीज में वो भी जा रहा है, तो फाइनेंशियल उसमें भी एआई का रोल जो है इन टर्म्स ऑफ लेट्स से कॉमन पर्सन बेनिफिट पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर ऐसा कुछ हो जाए कि ऐसा कोई टूल अवेलेबल है जो कि उनके रिटर्न फाइलिंग के प्रोसेस को एक्यूरेट कर सके, या उसकी पेनल्टी को मतलब ना आए इसलिए उसको कुछ रिमाइंडर आ सके, या कुछ ऐसा रिमाइंडर, तो मुझे लगता है कि रिमाइंडर तो डिपार्टमेंट अब दे ही रहा है, मतलब ऐसा नहीं है, लेकिन अभी टूल्स जो अवेलेबल हैं वो वही हैं जो सिर्फ वही प्रोसेस कर रहे हैं जो डेटा आप उनको दे रहे हो। वो आपका एआईएस को फैक्स करके रिटर्न फाइल कर देगा वो, लेकिन ये चेक नहीं करेगा एआईएस के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी करेक्ट है या नहीं। इट हैज टू बी ह्यूमन ड्रिवन, मतलब आपको या आपके कंसल्टेंट को बैठकर आपके साथ एंट्रीज को रिकंसाइल करना पड़ेगा कि ये जो मेरे डिविडेंड्स आए हैं या जो मेरी इन्वेस्टमेंट्स हैं जो मैंने सेल किया है, कॉमन एरर जो आ रही है वो आ रही है सेल ऑफ सिक्योरिटीज में, उसमें मल्टीपल एंट्रीज आ जाती हैं, तो उसमें आपको रिकंसाइल करना जरूरी है। एक्चुअली मैंने कितने रुपए के शेयर बिके, मानो किसी के पैन की एंट्री आपके यहाँ आ गई तो आपको उसको इनकरेक्ट मार्क करके हटाना पड़ेगा। अगर आप नहीं हटाएंगे तो डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजकर ये पूछेगा कि
हमारा सिस्टम तो ये बताता है कि आपने 1 करोड़ रुपए की सेल की थी, बट लेकिन यू फाइल कि आपने 75 लाख रुपीस के शेयर सेल किए, जबकि वो 25 लाख रुपए आप सिर्फ आपके है ही नहीं, तो आपको AIS के अंदर वो मार्क करना पड़ेगा, दिस एंट्री इज इनकरेक्ट और पार्शियली। वो अपॉर्चुनिटी दी जाती है AIS में, AIS के अंदर ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप अपने नंबर्स को सही कर सकते हैं। नंबर्स को सही कर सकते हैं, इसके लिए कोई सिस्टम नहीं, इसके लिए अभी कोई सिस्टम नहीं। बट दैट मतलब हाउ डू यू सी द रोल ऑफ AI लेट्स से इन योर प्रोफेशन आल्सो, क्योंकि जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ रही है, मे बी जो प्रोफेशनल्स हैं, CA कम्युनिटी है, या एज ए ओवरऑल जो लोग फाइनेंशियल उसमें काम करते हैं डोमेन में, मतलब हाउ डू यू सी देयर रोल? AI का रोल जो मुझे लगता है कि जो बेस्ट यूसेज है वो आप अपने इन्वेस्टमेंट में कर सकते हो एज ए इंडिविजुअल। जो आपको अपना फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, जो हमने बोला कि फ्यूचर जो प्लान करना है 25% से हाउ टू गेट द मैक्सिमम रिटर्न, उसमें AI आपकी हेल्प कर सकता है। देयर आर मल्टीपल टूल्स मार्केट में हैं जो एल्गोरिदम बेस्ड आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको किस शेयर में पैसा लगाना चाहिए, क्या आपको रिटर्न्स मिल सकती हैं, तो वहां पर आप अपनी रिटर्न्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। जैसे अभी रूल चलता था कि हम बोलते हैं रूल 72। रूल 72 ये क्या कहता है कि आपको पैसा डबल करने के लिए रूल 72 है कि आप किस रेट पे रिटर्न कमा रहे हो, वो 10 है या 15 है, उस 72 से उस फिगर को माइनस कर दीजिए, तो आपका ये पता लग जाएगा आपको कि आपका लेट्स से 10% की रिटर्न आप कमा रहे हैं इन्वेस्टमेंट पर, जो खुद आप प्लान कर रहे हैं, और आपको वो इन्वेस्टमेंट डबल करनी है, तो 72 डिवाइड बाई 10, अच्छा, तो 7.2 ईयर्स में आपका पैसा डबल हो जाएगा। अगर आप एल्गोरिदम बेस्ड ट्रेडिंग में जाएंगे, हो सकता है 15% की रिटर्न कमा ले, 18 की कमा ले, और जैसे 18 की कमाएंगे तो 72 डिवाइड बाई 18, तो आप 4 साल में अपना पैसा डबल कर। तो हम लोग जैसे जब इंडिविजुअल्स के लिए काम करते हैं तो हम बात करते हैं कि रूल 72 लगाना है, अगर 3 टाइम्स करना है तो हम कहते हैं रूल 114, 114 डिवाइड बाई योर रेट ऑफ रिटर्न, तो आपको अपने समय में पैसा डबल हो जाएगा। रूल 72 रूल 114, रूल 72 रूल 114, मतलब इसमें और भी चीजें होती है, जैसे बहुत कॉमन क्वेश्चन है हमें कितना पैसा इक्विटी में डाला, तो उसका सिंपल सा रूल है 100 माइनस योर एज। अगर आप 25 साल के हो तो 75% इक्विटी में डाल, अगर आप 60 के हो तो सोच लो कितना परसेंट जाएगा। तो ये कुछ ऐसे थंब रूल हैं जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप बहुत इफेक्टिव एफिशिएंट डिसीजंस ले पाएंगे अपनी रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करने के। वेरी नाइस। एक और से मतलब आई थिंक जस्ट अ क्यूरियस क्वेश्चन है कि जैसे आप जो है मतलब इतने सारे लोगों के ITR और उसकी देखते हैं, तो क्या है कि उसकी जो पूरी मतलब हिस्ट्री है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल हेल्थ की ऑफ एन इंडिविजुअल, पीपल आर इंडिया में लोग फाइनेंशियली वीक हैं, वीक हैं, बहुत वीक हैं, दे आर टेकिंग डिसीजंस। इंडियंस के साथ भी सबसे बड़ी मतलब ये इंडियन की नहीं, सभी के साथ, मेरे साथ भी प्रॉब्लम है, हम ये मानते हैं वी आर सेल्फ सफिशिएंट, हम हर काम को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, पर लेकिन जब हम करते हैं उसमें गलतियां करते हैं, देन वी रियलाइज कि मेरी, अब मैं वर्ड यूज करूं, मेरी औकात तो इतनी ही है। तो हमेशा मैं सजेस्ट करता हूँ हायर ए गुड कंसल्टेंट जो अफोर्डेबल हो, आप उससे डिस्कशन करते रहिए। तो मतलब मैं बार बार एक लाइन बोलता हूँ, you don't need a financial degree to manage your money. You need curiosity, discipline and consistency. Curiosity, discipline and consistency. Very nice. क्योंकि इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा रूल है, एक और मैंने देखा है कि हम ये सोचते हैं कि जिस दिन मेरे पास बड़ा फंड होगा उस दिन मैं इन्वेस्टमेंट शुरू करूंगा। ये मैटर ही नहीं है, आप कभी भी अपनी इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल फ्रीडम या अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग कर ही नहीं पाओगे। You have to start from day one. You start with 1000 rupees. मेरे ऑफिस में कोई भी एम्प्लॉय ज्वाइन करता है, मैं उससे सबसे पहले पूछता हूँ कि तेरे पास क्या SIP है? बोला नहीं, चाहे उसकी सैलरी 20,000 है या 2 लाख है, अगर 20,000 है तो भाई 500 रुपए से शुरू कर। मैं 500 रुपए से कोई उसका फंड क्रिएट नहीं होगा, लेकिन एक हैबिट डेवलप होगी। You will learn, जब 1 साल बाद जब उसके अकाउंट में 6 के इंटरेस्ट के साथ जब 6,500 होंगे, वो उसको मोटिवेट करेगा। तो अच्छा, आइडियली मान लीजिए कि किसी की सैलरी 25,000 रुपए है ना, मुझे लगता है कि बहुत सारी डेमोग्राफी ऐसी है जो स्टार्टिंग में इंडिया में अभी भी ये सैलरी लेवल चलते हैं, तो मतलब व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट अमाउंट फॉर देम, बिकॉज उनके लिए 25-30%। अच्छा,
मतलब 7-8 हजार रुपए उनको मतलब अभी करना चाहिए। जो मैंने आपको नीड डिजायर का जो ब्रेकअप दिया था 50, 15 हाँ, और हाँ, 25, हाँ, वो तो हो गया जब आपकी फैमिली है। जब आपकी फैमिली नहीं है, आप अकेले हो, तो ये रेशियो बदल सकता है, क्योंकि आपकी नीड कम होगी। आपकी नीड हो सकता है उस टाइम सिर्फ 25 रुपए 1% की हो, तब आपका इन्वेस्टमेंट बड़ा हो सकता है। आपकी डिजायर, आप अकेले तो हो सकता है डिजायर भी बड़ी हो आपकी, तो उस पर आपको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपकी फिर नीड बढ़ेंगी। जब डिजायर को कम करोगे, फिर आपका फ्यूचर भी पोर्शन निकलेगा जब आपकी फैमिली बड़ी होगी। तो आप तब एक बड़ा पोर्शन 50%, 60% अपने फ्यूचर के लिए डाल सकते हैं। वेरी नाइस। मतलब फ्यूचर प्लानिंग जो है एज इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट इज वेरी क्रूशियल। आप किस स्टेज पे हैं इन टर्म्स ऑफ योर अर्निंग, ये मैटर नहीं करता है, बट आई थिंक व्हाट इज मैटर दैट योर हैबिट ऑफ इन्वेस्टिंग। और उसके लिए बेस्ट तरीका है, आप एक अच्छा इन्वेस्टमेंट एडवाइजर पकड़िए, और उससे आज मुझे 60 साल की उम्र में क्या पे कितना पैसा चाहिए, उससे लिखवा लीजिए कि वो चाहे 5 करोड़ है, 10 करोड़ है, 100 करोड़ है। उस 100 करोड़ की बैक कैलकुलेशन करा लीजिए कि आज से मुझे क्या शुरुआत करनी है। यू हैव क्लियर विजन कि मुझे अगर 10 करोड़ का फंड क्रिएट करना है, जो कि मुझे हेल्प करेगा मेरी पैसिव इनकम के लिए, मेरी रिटायरमेंट को फुलफिल कर लेगा, तो उसका प्लानिंग आज ही आप करा के रख लीजिए, और ग्रेजुअली गेट इट रिव्यूड एवरी ईयर। वंस इन ए ईयर एक बार उससे रिव्यू कीजिए कि अभी मैं कहाँ चल रहा हूँ, क्योंकि यू विल टेक ग्रोथ, मल्टीपल आप एक्शंस लोगे, आपकी सैलरी बढ़ेगी, प्रमोशंस होंगे, तो आपकी सैलरी भी बढ़ेगी, तो वो नंबर्स बदलते चले जाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है। बट लेकिन अगर आपने आज से अपनी प्लानिंग का एक कहते हैं ना रोड मैप, बजट रख दिया, तो आप उसके अकॉर्डिंग एक्शन करना जरूर चाहिए। करना जरूर चाहिए। हाँ, एज एन एंटरप्रेन्योर वी आल्सो हैव लर्नड इट। एब्सोल्युटली, मतलब करना जरूर चाहिए। ये लोग नहीं करते हैं, और लोगों को 40-35 के बाद समझ में आता है कि अब 20 साल रह गए मेरी रिटायरमेंट के। और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर मैं आपको बताता हूँ कि नाउ पीपल आर वेरी अपनी हेल्थ को लेकर बड़ा सेंसिटिव हो गए हैं, कॉन्शियस हो गए हैं, वो ध्यान रखते हैं, वॉक करते हैं, ट्रेनर है, सब कुछ हो रहा है। वी आर गोइंग टू द हेल्दी फूड की तरफ जा रहे हैं, तो जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी बढ़ रही है, नंबर 1 रीजन। दूसरा, फैमिली न्यूक्लियर होती जा रही है। पहले लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, अगर मेरे पास सेविंग भी नहीं है तो डजंट मैटर, क्योंकि सब कुछ एक ही किचन में बन रहा है। सही बात है। अब आपकी फैमिली भी न्यूक्लियर हो रही है, हो सकता है 60 साल के बाद आपके बच्चे आपके साथ नहीं रह रहे होंगे, और आपको प्लानिंग कितनी करनी है, एक तो 60 साल तक पूरी फैमिली की प्लानिंग करनी है, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, तो आपको हो सकता है अगले 25 साल की प्लानिंग और करनी पड़े अपनी वाइफ के लिए। बिल्कुल ठीक बात। तो इसके लिए ये डिसीजन तो आपको 25 साल की उम्र पे शुरू कर देना चाहिए कि 75 साल तक जो फंड मेरे पास मेरी नीड के हिसाब से आता रहे, वो आना चाहिए। जिसके लिए मतलब एडवाइजर एक बेसिक रूल होता है, आपके जो एक्सपेंसेस हैं, जैसे आपका 1 लाख रुपए महीने का खर्चा है, 12 महीने का हो गया 12 लाख, उसका 20 टाइम्स आपके पास कॉर्पस होना चाहिए। अच्छा, उसका 20 टाइम्स कॉर्पस होना चाहिए। अगर उसमें इन्फ्लेशन इफेक्ट भी लेना है तो उसे 25 टाइम्स कर लो, मतलब 12 करोड़ का 25 टाइम्स अगर आपके पास कॉर्पस है, उसमें अगर आपको टैक्स कट के भी 4% की रिटर्न आ गई, तो वो रिटर्न इतनी आएगी जो 12 या 13-14 लाख रुपए। वेरी नाइस। मतलब ये एक मैं आपको एक थंब रूल दे रहा हूँ कि कैसे आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए, कि योर एक्सपेंस डिवाइड इनटू 20 और 25, और उस पर रेट ऑफ रिटर्न जो आएगी वो आपकी पैसिव इनकम। वेरी नाइस। आई थिंक बहुत सही कॉन्सेप्ट है ये, बहुत सही। मतलब जैसे मैंने रूल 72, रूल 114, ये सब मतलब ऐसे रूल हैं जो एकदम आदमी को कनेक्ट करते हैं, उसके बेस पे कैलकुलेट कर पाता है, ही गेट इन्वॉल्व्ड इन द सिस्टम कि अच्छा ऐसा करूंगा तो ये होगा। देयर आर नो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन की मैं उसमें मल्टीपल फैक्टर्स लगा रहा हूँ, मैं उसके अंदर इन्फ्लेशन का इफेक्ट ले रहा हूँ, नंबर ऑफ ईयर्स का इफेक्ट ले रहा हूँ। सिंपल बेसिक कैलकुलेशन है, इट ओपन्स द माइंड। हम लोगों को थोड़ी सी क्लैरिटी आनी शुरू होती है। सिंपल होती है तो शायद ज्यादा क्लियर रहती है। सिंपल ही चीज लोगों को समझ में आती है, कॉम्प्लेक्स चीज तो आप वो ग्रेजुअली आपको कंसल्टेंट बना के देगा। ठीक बात है। तो मे बी आई थिंक जस्ट लास्ट क्वेश्चन कि मतलब वो इफ आपको अगर लेट्स से स्टार्टअप फाउंडर्स या अर्ली स्टेज प्रोफेशनल्स की बात करते हैं जिन्होंने अपना करियर जस्ट स्टार्ट किया है ना, और अपने करियर के फर्स्ट 5 इयर्स या फर्स्ट 10 इयर्स की उसमें है, क्या स्पेसिफिक मैसेज दे सकते हैं फॉर लेट्स से, एक तो ITR हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, ये 2 चीजों पे 2-3 पॉइंट्स। मैं इसको 2-3 पॉइंट में कवर करता हूँ।
स्टार्टिंग से अगर आप अपना करियर शुरू कर रहे हैं, एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर लेके चलिए साथ में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मतलब आपको उसकी कॉस्ट अक्रॉस द पीरियड कभी भी कॉस्ट नहीं लगेगी, क्योंकि वो आपको एक बेटर रिटर्न निकाल के देगा, बेटर फ्यूचर प्लानिंग करके देगा, जो भी आपको सिक्योर करके चलेगा। आपको क्लियर डायरेक्शन मिलेगी कि अच्छा मुझे कहाँ जाना है और ये डायरेक्शन मेरी ऐसे चलेगी। एक फाइनेंशियल, क्योंकि जब आप प्रोफेशनल हो, आपकी ग्रेजुअली इनकम बढ़ती है तो टैक्स बर्डन बहुत आता है। अगर आप बात करो, अगर आपकी 2 करोड़ से ऊपर सैलरी हो जाती है तो पता लगता है 40 to 45% आपका टैक्स चला जाता है। तो मैं लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ कि लास्ट आप कब अपनी टैक्स प्लानिंग के लिए बैठे थे, आपने अपनी टैक्स प्लानिंग के लिए कितना समय दिया था, जितना समय आप अपनी इनकम को देखने के लिए देते हो। सही बात है कि अगर आपने थोड़ा समय साल में 1 बार या 2 बार अपनी टैक्स प्लानिंग के लिए दे दिया, यू कैन ऑप्टिमाइज इट फार बेटर। देयर आर मल्टीपल प्रोडक्ट्स। तीसरा मैं बोलूंगा कि जैसे ही आपकी शादी हो, आपके एक बेबी हो, पहला गो फॉर दी HUF। बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आज की डेट में देखता हूँ बहुत कम लोग अवेयर हैं जिनकी शादी हो चुकी है, क्योंकि HUF बनती तब है जब आपके पास एक, मतलब आपकी शादी होगी, उसके बाद आपके पास बच्चा जब एक होता है, तब यू आर एलिजिबल फॉर दी HUF। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली लॉ के अंदर आप एक HUF बनाते हैं। द बेस्ट पार्ट इज HUF इज अ सेपरेट इंडिविजुअल इन द आइज ऑफ लॉ विद पैन कार्ड। आपको एक इसका सेपरेट पैन कार्ड मिलता है। फायदे क्या है इसमें? लेट्स से आपको कहीं से गिफ्ट मिला जो कि नॉन मेंबर, इसके मेंबर कौन हो गए? आप हो गए, आपकी बीवी होगी, आपके बच्चे हो गए। कोई नॉन मेंबर इसको गिफ्ट कर सकता है। अभी गिफ्ट क्या आता है तो आप अपने बैंक में रख लेते हैं, 50,000 से ऊपर है उस पर टैक्स भी देना पड़ता है। HUF में आएगा क्योंकि उसको भी वही सारे स्लैब का बेनिफिट मिल रहा है जो आपको मिल रहे हैं। आपको फादर से कोई प्रॉपर्टी मिली, उसका अगर रेंटल इनकम आ रही है, वो अभी आप ऑलरेडी 30% में हो, पता लगा वो रेंटल इनकम भी आपकी 30% में चली गई, तो आप क्या कर सकते हो, वो प्रॉपर्टी आप अपनी HUF में ले सकते हो। HUF में रेंट आएगा, और क्योंकि 5 लाख 8 लाख तक कोई 10 लाख कोई टैक्स नहीं है, वो टैक्स आप वहां पर आपका जीरो हो सकता है। आप भी कुछ फंड पार्क कर सकते हो। हालांकि वो फंड मेंबर की क्लबिंग के प्रोविजन है, लेकिन अभी सिस्टम इतना एफिशिएंट नहीं है कि वो चीज को प्लग अभी किया जा सके। अगर आप भी, जैसे आपके पास एक्स्ट्रा सेविंग है जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो, आपने वो फंड अगर पार्क किए हुए हैं HUF में, वहां से आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो गेन्स वगैरह आएंगे तो लेसर रेट पर टैक्सेबल होंगे, ना कि इन रेट्स पर जो आप 30% के स्लैब में रहते हैं उस रेट पर। तो HUF को जरूर माइंड में रखें, उसको जरूर प्लान करें। तो एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर, एक अच्छा CA, और HUF इज ऑल्सो ए गुड ऑप्शन फॉर द ऑप्टिमाइजिंग योर टैक्सेस। एंड कीप लर्निंग, अपने को अपग्रेड जरूर करें, क्योंकि मैं बार बार नोटिस करता हूँ कि मेरे ऑफिस में 100 से ज्यादा एम्प्लॉइज आज काम करते हैं। मैं बार बार ये बोलता हूँ कि लोग कंप्लेन करते हैं कि मुझे ग्रोथ नहीं मिल रही, तो मैं उससे पूछता हूँ कि तुमने लास्ट 10 ईयर्स में क्या ग्रोथ करी अपने ऊपर, स्किल वाइज मतलब कुछ नहीं, फिर तुम मुझसे क्या उम्मीद कर रहे हो? तो until you upgrade yourself, राइट, how can you expect कि मुझे वो वैल्यू मिल जाए जो एक ऐसे आदमी को मिल रही है जिसने अपने स्किल सेट को अपग्रेड किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने स्किल सेट को रेगुलर अपग्रेड करते चले। तो मुझे लगता है कि यही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच अजय जी। आई थिंक इट्स अ वेरी इंसाइटफुल कन्वर्सेशन फॉर मी एटलीस्ट, और मुझे आशा है कि आप सब लोगों को ये कन्वर्सेशन से बहुत सारी नॉलेज मिली होगी। हम लोगों ने बहुत ही मे बी रिलेटेबल एंड बहुत ही एक्चुअल एग्जाम्पल्स को लेकर के बातचीत की, किस तरह से टैक्स प्लानिंग की जाए, किस हिसाब से आप लोग ITR रिटर्न को फाइल करें, और उसमें से किस हिसाब से अपने फ्यूचर कंपोनेंट को, जो पोटेंशियल सेविंग्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनको कैसे ड्राइव करें। हम लोग इस पॉडकास्ट में इंडिविजुअल ITR फाइलिंग या इन्वेस्टमेंट को लेकर के हमने चर्चा की। नेक्स्ट जो हमारा डिस्कशन प्लान है सजल जी के साथ में, वो स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस के ऊपर है। उनके कैश फ्लो के अराउंड हम लोग बात करेंगे। आशा है कि ये आपको पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा। यू मे शेयर योर व्यूज, योर रिमार्क्स, योर सजेशंस एंड क्वेश्चंस। हम अपने इस पॉडकास्ट में जो डिस्क्रिप्शन डालते हैं उसमें अपने गेस्ट के बारे में भी लिखते हैं, उनका ईमेल ID भी हम इसमें लिखेंगे। इफ यू हैव एनी स्पेसिफिक क्वेश्चन और यू वांट टू कनेक्ट विद
CA सजल गोयल जी डायरेक्टली, तो आप उनसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। आप हमारे नेक्स्ट प्रोस्पेक्टिव गेस्ट के बारे में भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंस लिसनिंग अंत तक इस पॉडकास्ट को देखने के लिए, और आप इस पॉडकास्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लास्ट में एक लाइन बोलूंगा, मोस्ट पीपल डोंट हैव मनी प्रॉब्लम, दे हैव ओनली डिसिप्लिन प्रॉब्लम। थैंक यू। Very nice. Thank you so much, Sadil ji. I think that the line, last line itself is very remarkable, and आप सब लोगों को इससे बहुत सीख मिलेगी। यही आशा के साथ हम ये पॉडकास्ट को खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, सदिल। थैंक यू।